तो देखिए ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप है ना यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईएएस वाईएएस बनने वाले हो, ठीक है? तो चीज़ों को ईज़ी होना एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ 1000 बच्चों का सिलेक्शन इसीलिए होता है, किसी कोचिंग पे डिपेंडेंट मत रहना कि वो आपको मटेरियल देगा तो आपका सिलेक्शन होगा वगैरह-वगैरह। आपको एक तरीका बता दिया जाएगा हर जगह, ठीक है? बस कुछ लोग क्लेम करेंगे कि उसी तरीके से होगा, कुछ लोग मेरे जैसे ये बताएँगे कि भाई सीखना आपको ही है, ठीक है? तो अगर आपको यूपीएससी वगैरह क्लियर करनी है तो चीज़ें आसान नहीं होंगी, उन्हें आपको ईज़ी बनाना पड़ेगा, अपने लिए ईज़ी बनाना पड़ेगा। और ये ईज़ी कैसे होगा? अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाकर। आई बात समझ में? तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। बच्चे नहीं हो, पहली बात है ना, आप लोग विद्यार्थी नहीं हो, आप लोग बच्चे नहीं हो, आप परीक्षार्थी हो, आईएएस बनने आए हो, थोड़ा-सा अपना कॉम्प्रिहेंशन पावर, समझने की शक्ति को, क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। आज जो हम करने वाले हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं कि हाँ, आज हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशन में 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो जो प्रोग्राम चल रहा है डेली आंसर राइटिंग एंड एनालिसिस, उसका जो हमने 8, 9 जुलाई जो रखा था, वो इंटरनेशनल रिलेशन का रखा था। एक बात तो ये हो गई, ठीक है? दूसरी बात ये हो गई कि इंटरनेशनल रिलेशन आपको वन गो में करना है, वन गो में करना है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है। बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है मेंस के हिसाब से, तो इसको वन गो में करना है। बट इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं मतलब कि मार्क्स का वेटेज जो है इसका लगभग 50 से 60 मार्क्स का होता है। तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे मार्क्स देता है। उसके बाद अगर बात करें तो मैं आपको 2 बातें बता दूँ कि एक तो आईआर प्री के लिए इम्पोर्टेंट बहुत होता है, एक जो है वो मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी अपन देखेंगे मेंस का एनालिसिस और जब मैं मैं आपको अपनी टाइमलाइन बता देता हूँ। मैं आपको अपनी टाइमलाइन बता देता हूँ कि अभी क्या है, आज जो है 8 जुलाई को मैं इसको 8 या 9 जुलाई को अपन इसको कर रहे हैं, ठीक है? 8 या 9 जुलाई को अपन इसको कर रहे हैं, ठीक है? ये मैं आपको 5-7 दिन के अंदर या 2 मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्लास में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, आपको कैसे करना है। और फिर उसके पीवाईक्यू आपको लिखने हैं और पीवाईक्यू लिख के मैं आपको अभी टेलीग्राम का आपको लॉकर बताता हूँ, जहाँ पे इसको आपको डालना है, टेलीग्राम के लॉकर में डालना है। वो आपके चेक वेक हो जाएँगे, सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद में आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसका भी आइडिया लग जाएगा, कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसका आइडिया लग जाएगा। और फिर जो है मैं जो है लगभग 24 अगस्त को मैं गायब हो जाऊँगा, 24 अगस्त तक मैं हूँ आप लोगों के साथ। 24 अगस्त तक आपको जो करना है कर करा के रख लेना प्लीज़। 24 अगस्त को मैं गायब हो जाऊँगा, मतलब कि मैं अकेडमी में चला जाऊँगा, ठीक है? उसके बाद से मैं हो सकता है डायरेक्टली आपकी कोई वो नहीं कर पाऊँ, बट आप ये लिख के दोगे तो टाइम मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे चेक कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद में 24 अगस्त के बाद में वापस जो है, वापस 27 नवंबर को मैं वापस आ जाऊँगा। 27 नवंबर को वापस आ जाऊँगा, तब तक इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत अपन मैं आपकी जो भी हो सकेगा आपके साथ में रहूँगा। 24 नवंबर 2026 को मैं वापस आ जाऊँगा और उसके बाद से जो है, मैं आपको वापस से जो है, इसको मैं वापस उठा लूँगा और फिर जो है हमने आईआर जैसे है, तो आईआर का मेंस का मैं अभी करवा रहा हूँ आपको और उसके बाद मैं आपका आईआर जो है प्रीलिम्स का करवा दूँगा एंड आपका 2027 के अटेम्प्ट में आईआर डन है। इतना सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना एंड आपको मेरे पे ट्रस्ट करना है कि आईआर का मतलब ये आईआर जो मैंने किया हुआ है आईआर, है ना? वो मतलब जितनी भी मार्केट में अच्छी-अच्छी कोचिंग्स हैं, सबके मैंने नोट्स देख लिए, ठीक है? दोबारा से देख लिए, मैं हर बार देखता हूँ। उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एंड ऑल्सो मैंने कुछ एआई करके हेल्प भी ले ली एंड कुछ जो है वो मैंने न्यूज़ की भी हेल्प ली है, ठीक है? तो आप देखो कितना भी हंट करो सोर्सेज़ को, कितना भी हंट करो मटेरियल को, कम नहीं पड़ेगा। आपको फ्यूचर आईएएस हो आप, क्या हुआ? फ्यूचर आईएएस हो, आईएएस की तरह सोचना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आपको करना है। कंटेंट कलेक्टर आपको नहीं बनना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। अ ये देखिए ये यूएस ये यूएस और इंडिया का जो है पूरा रिलेशन का पूरा एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर नहीं भी आपको मतलब वैसे तो दिख रहा होगा, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। नहीं भी दिख रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं ये वाली जो है पीडीएफ सारी की सारी अपने नोट्स के डालूँगा। इसमें ना यूएस का और इंडिया का सब कुछ कवर है, इन टोटो सब कुछ कवर है, ठीक है? ये अपन ऐसे पढ़ेंगे, देखो फैंसी पीपीटी बना के वो सब अपन कोई कोचिंग नहीं खोल रहे, ठीक है? अपन कोई कोचिंग नहीं पढ़ा रहे कि आपको मतलब एंटरटेन करना ज़रूरी है। मेरा मेन टारगेट है कि आपको जो है कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वो समझ में आ जाए, ठीक है? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आईआर मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आईआर को जैसे आप कैसे अप्रोच करना है आपको, ये टेलीग्राम पे आप जब खोलेंगे, टेलीग्राम पे आप खोलेंगे तो आप जाएँगे फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत में, यहाँ मैंने एक मैसेज पिन किया हुआ है, यानी कि लॉकर्स को पिन किया हुआ है मैंने। जब आप इन लॉकर्स को खोलेंगे तो आप पाएँगे एक जीएस टू आईआर करके एक लॉकर है, उसको जब आप खोलेंगे तो आप पाएँगे कि यहाँ पे मैंने पिन किया हुआ है यूपीएससी सिलेबस, तो मैं यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस, इसमें आईआर का पोर्शन आपको देख लेना है। उसके बाद आज वाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूएस के ऊपर, वो हो जाएगा। फिर पीवाईक्यू है, मतलब सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी और यहीं पे जो मैं लिखूँगा, जब कोई बच्ची टाइप भी कर रही है, जो मैं लिखूँगा वो यहाँ पे आपको
मिल जाएगा। उसके अलावा अपने आंसर्स वगैरह, मेरे वीडियो, मेरे पीडीएफ सब यहाँ मिल जाएंगे। आपके आंसर्स भी आपको यहीं पर डालने हैं, आपकी क्वेरीज भी आपको यहीं डालनी है। IR सॉर्टेड है। ऐसे हर चीज़ के लिए हमने लॉकर बना रखा है। चलिए वापस चलते हैं। पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है? ये GS 1, 2, 3 मैंने इसके अलग-अलग वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको यू GS सिलेबस करके वो मिलेगा। उसमें देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और IR भी मैंने समझा, ये रहा IR, है ना? IR में सिर्फ 4 चीज़ें हैं, कौन-कौन सी हैं? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, एक ये देखेंगे, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल, ये देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, ये देखेंगे। एंड उसके बाद में देखेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है? ये सारा का सारा अपन यहाँ पे देखेंगे। चलिए वापस चलते हैं अपन अपने वहां पे, ठीक है? ये है ना? अब ये बताने से पहले मैं आपको पीवाईक्यू बताता हूँ कि पीवाईक्यू आते कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले सिलेबस, अपना कोर्स सिंपल है मेथड, सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद एकदम फोकस्ड होकर पढ़ना है कि पढ़ना कैसे है। अपने को क्या है, मतलब अपने को पीएचडी नहीं करनी है, बट पीएचडी भी करनी है, मतलब अपने को जितनी चाहिए उतनी पीएचडी करनी है जितनी यूपीएससी ने अपने को बोला, ठीक है? करियर में समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है? कि और ज्यादा चीजों को कैसे समझना है, बट अभी जो यूपीएससी हमसे चाहती है कि रैंक हमें कैसे दिलवा सकती है, वो हमें करना है, ठीक है? चलिए तो चलिए ये है आईआर के कुछ क्वेश्चन है जो अपन देख रहे हैं, पहले इनका वो फॉर्मेट देख रहे हैं। ये वाली पीडीएफ भी जो है अपने उस वाले लोकर में आपको मिल जाएगी, देख लेना, एनालाइज कर लेना, मैंने खुद से बनाई हुई है ये, ठीक है? तो अब ये देख लेना और उसके बाद अब चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। द प्रपोज्ड विड्रॉल ऑफ, 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर एक काम करता हूँ ना, मैं इस क्लास को ना पूरा पीवाईक्यू एनालाइज आपको करवा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद में अगली बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये करवाना जरूरी है। तो पहला टॉपिक क्या है? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, है ना? उसके रिलेशन क्या है इंडिया और उसके नेबरहुड में। तो आईआर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आईआर? पहले ये हमारा देश हो गया, ये हमारा भारत हो गया। पहले जाएंगे इसके नेबरहुड में, पहले इसके नेबरहुड में जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान, चाइना, है ना? इधर हो गया आपका बांग्लादेश हो गया, नीचे श्रीलंका हो गया, इसके नेबरहुड में जाएंगे। फिर क्या जाएंगे? एशिया एज ए कॉन्टिनेंट में जाएंगे। फिर कैसे जाएंगे? एशिया एज ए कॉन्टिनेंट में जाएंगे और फिर जाएंगे ग्लोबल, ठीक है? ऐसे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, सबसे पहले देखते हैं द प्रपोज्ड विड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज। तो सिर्फ आप क्वेश्चन को समझ लेना कि क्या है, कि द प्रपोज्ड विड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, है ना, फोर्स, ये कुछ एक वो थी, ठीक है? उस टाइम न्यूज में रही होगी 2013 के अंदर, ठीक है? फ्रॉम अफगानिस्तान, कि ये एक सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, मतलब यूएस के लीडरशिप के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन रही है, कुछ ऐसा ग्लोबल फोरम रहा होगा जो अफगानिस्तान में जो आए थे ना वो उंगली करने के लिए। तो वो वाली है कि मतलब हुआ क्या था, इनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पहले देखो बेसिकली क्या हुआ था, कोल्ड वॉर चल रहा था ना, समझो, कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में कौन लड़ रहा था? यूएस लड़ रहा था एंड यूएसएसआर, यानी कि रशिया लड़ रहे थे। फिर क्या हुआ, यूएसएसआर टूट गया 1991 के अंदर, है ना? उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा था ना देखो समझो इस बात को, पीवाईक्यू के थ्रू मैं समझा देता हूँ आपको कि ये जो है ये यूएसएसआर है, ठीक है? यहाँ पे अफगानिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान है, ये इंडिया हो गया, ठीक है? यहाँ पे यूएस है। अब यूएस के मजे रहते हैं ना, यूएस एकदम अलग थलग है पूरा, ठीक है? यूएस पे कोई अटैक नहीं करता क्योंकि बहुत अलग थलग है, ठीक है? यूएस सबके आके यहाँ पे कीड़े करता रहता है, तो दिस इज यूएसएसआर। अब यूएसएसआर और यूएस की लड़ाई चल रही है, ठीक है? तो लड़ाई तो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने पाकिस्तान को पटाया, मतलब पाकिस्तान के साथ मिलके, आपको समझना इस बात को। एंड ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि पाकिस्तान बना ही क्यों था, एज ए बैटल ग्राउंड रखा जा सके, है ना? एक तो इंडिया को कंटेन किया जा सके, एक यूएसएसआर को हराने के लिए जो है, क्योंकि जब तक अपना देश आजाद हुआ था उससे पहले दो ब्लॉक बन चुके थे 1945 में, यूएस एंड यूएसएसआर का, ठीक है? इसलिए एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है। खैर, पाकिस्तान पे, मतलब पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को क्या बनाया गया, बफर जोन बनाया गया, और अफगानिस्तान में जो है मुजाहिदीन वगैरह और ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में वो सब किया गया, ठीक है? यहाँ पे ना इन इन पहाड़ों के अंदर जो हिंदू कुश के माउंटेन्स हैं, इनमें जो है ना सुरंग वगैरह वो सब बहुत ज्यादा है ना। सुरंग हो गया आपका काफी डिफिकल्ट टेरेन है। तो ओसामा बिन लादेन बीइंग एन इंजीनियर, उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ लाया गया, जिसने बहुत सारी सुरंगें खोदी वगैरह वगैरह। अब यूएसएसआर के सोल्जर इधर से लड़ रहे हैं और यूएस बैक्ड ये वाले जो मुजाहिदीन है, यूएस तो भाई मतलब शाना आदमी है ना, शाना औरत है, शाना आदमी जो भी है, कि खुद के तो कभी ज्यादा यूज करता ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ के लोगों को जो है यूएसएसआर के खिलाफ लड़ा है। यहाँ की ज्योग्राफी आप देखेंगे तो देखेंगे ये यूएसएसआर है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज है जो अब है ना, ये पहले यूएसएसआर का पार्ट थे और ये अफगानिस्तान है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं ना, उधर यूएस के मजे। अब हुआ क्या, 1990s के अंदर, 1990 में यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर जब टूट गया तो
यूएसएसआर टूट गया, चलो ये वही बता देता हूँ, यूएसएसआर टूट गया। अब यूएसएसआर टूटने के बाद में क्या हुआ, यूएसएसआर तो टूट गया, एक मिनट यार, है ना, यूएसएसआर टूटने के बाद में क्या हुआ, ये तो सब टूट गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने लोग डिप्लॉय कर रखे थे, यहाँ पे जो लोगों इन्होंने डिप्लॉय कर रखे थे, जो मुजाहिदीन वगैरह, है ना, ओसामा बिन लादेन के लीडरशिप में, वैसे लोगों की लीडरशिप में, अब वो हो गए बेरोजगार, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, फिर वो अपने देश वापस गए, ओसामा बिन लादेन फॉर एग्जाम्पल अपने देश वापस गया, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जाके उसने जो है वहाँ के जो सुल्तान है उनको जो है चैलेंज कर दिया, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो चुका था। सुल्तान को चैलेंज कर दिया, तो सुल्तान सऊदी अरेबिया का किसका पिट्ठू था, आई मीन किसके साथ का, मतलब किसके अलाई थे, यूएस के अलाई थे। तो सुल्तान ने कहा कि अरे ओसामा बिन लादेन तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर रहा है, तो यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने की सोची। ओसामा बिन लादेन ने एलिमिनेट करने की सोची, लेकिन वही है, आपने अगर एक मॉन्स्टर बनाया तो उसे क्या एक्सपेक्ट करोगे। ओसामा बिन लादेन ने क्या किया, ओसामा बिन लादेन ने जो है ये सऊदी हो गया, ओसामा बिन लादेन ने यूएस में गया और वहां पे क्या मार दिया, जो है वो जो 26/11 है ना, कौन सा, 9/11 करवा दिया वहां पे ना, वो WTO वाला, WTP वाला, वो 9/11 करवा दिया। अब वो भाई साहब 9/11 करा के वापस आके कहाँ छुप गए, वो अफगानिस्तान के अंदर छुप गए। अब यूएस आया उनको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि अब ईगो हर्ट हो गया यूएस का। यूएस आया ढूंढते ढूंढते, अफगानिस्तान वालों को बोला कि भाई हमको जो है ओसामा बिन लादेन वापस दो। अब तब तक क्या हुआ था, यूएसएसआर टूट चुका था। यूएसएसआर टूटने के बाद में देखो, एआईआर में ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, पीवाईक्यू में बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूएसएसआर टूट गया था। अब यूएसएसआर जब टूटा, ठीक है, तो यूएस अफगानिस्तान से वापस चला गया था। अब जब यूएस अफगानिस्तान से वापस गया, तो अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ गया। वापस आ गया, कौन आ गया, अपना तालिबान जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया, तो तालिबान वापस आ गया। अब यूएस, क्योंकि 1990s में तालिबान वापस आ गया, ठीक है। अब तालिबान ने अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया, वगैरह वगैरह, अपन बाद में पढ़ेंगे। बट ये है कि यूएस ने जब तालिबान को बोला कि हमको ओसामा लौटाओ, तो तालिबान ने बोला नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड, है ना, ब्रदरहुड बोल के कि हम तो नहीं लौटाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, यूएस ने जो है अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, बोले तो बेसिकली तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब इस युद्ध में क्या हुआ, ये लगभग 2000 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, है ना, एंड जो है ये अभी चला जब ट्रंप ने वापस अपनी सेना हटा ली, और जब जैसे सेना हटाई, वापस से तालिबान वापस से आ गया, ठीक है। यानी कि तालिबान मरा नहीं था, ठीक है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स बोलते हैं, जो भी अफगानिस्तान में आएगा उसका जो है उसको हार का सामना करना पड़ेगा। जैसे ये अफगानिस्तान है, इस पे ना यूएसएसआर ने भी कब्जा करने का ट्राई किया है, इधर से, ठीक है। इधर से यूके ने भी ट्राई किया, जब हम इंडिया के थ्रू, जब हम उनकी कॉलोनी थे, ठीक है। अभी यूएस ने रिसेंटली कर ही लिया, यूएसए ने रिसेंटली कर ही लिया, ठीक है। अब यहाँ के लोग क्या कबीलाई लोग हैं, जो पश्तून लोग हैं, पश्तून या पठान जिनको बोलते हैं, वो कबीलाई लोग हैं, ठीक है। वो किसी के ऊपर अपना जो है सॉवरेनिटी मानते नहीं है, तो वो रिटेलिएट करते हैं। तो यही जो है इस केस में हुआ कि एट द एंड जो है इतना सारा रिसोर्स एंड मनी खर्च हो गया, इतना सारा यूएस का रिसोर्स एंड मनी खर्च हो गया कि जो है इनको वापस जाना पड़ा, ठीक है। अब ये जो अपना जो क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, वो इस बीच का क्वेश्चन है, इस बीच का वो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखता हूँ। हाँ, ये जो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हो इस बीच का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको पूरा टाइमलाइन बता दिया कि द प्रपोज्ड विड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2014 इज फ्रॉट विद मेजर सिक्योरिटी implication फॉर द कंट्रीज फॉर द रीजन, ठीक है। एग्जामिन इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज फेस्ड विद अ प्लेथोरा ऑफ चैलेंजेस एंड नीड्स टू सेफगार्ड इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वहां पे, उससे इंडिया का क्या इंटरेस्ट, मतलब कैसे हैम्पर हो रहा है। बस हमें ये पढ़ना है, अब स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है। 2023 में क्या मतलब अब क्या आ जाएगा कि मतलब यूएस के जाने के बाद, तालिबान के वापस आने के बाद, अब हमारे उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2013 में 19 नंबर क्वेश्चन था, 2013 में 19 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, हाउ डज इट इंपैक्ट इंडिया, ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया। अब सबसे पहले तो समझो स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है भाई, स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये है कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पैसिफिक है, यहाँ पे चाइना अच्छा खासा यूएस को टक्कर दे रहा है। साउथ चाइना सी है, यहाँ पे चाइना जो है अच्छा खासा यूएस को टक्कर दे रहा है। आई मीन चाइना का अच्छा आधिपत्य है यहाँ पे। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जितनी भी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब, इन पे इनको सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इधर जापान को पैसिफिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट इंडिया इज ए बिग चैलेंजर है, इंडिया इज ए एमर्जिंग पावर फॉर चाइना। तो यहाँ पे इंडिया को कंटेन करने के लिए, यहाँ पे मतलब जो है चाइना, अपन पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट में आगे जब आएगा, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे अपने जो कि है
अपने आइलैंड प्रिपेयर कर रहा है चाइना, है ना, अपने मिलिट्री वाले मिलिट्री एसेट्स प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ लोगों को, यहाँ जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, ठीक है, कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम अगर इंडिया को अगर कंटेन करना पड़े तो विद पावर, विद मिलिट्री, विद मनी कंटेन किया जा सके। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। और इसके जवाब में इंडिया ने क्या बनाया था वो अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। हाउ डज इट इंपैक्ट इंडिया? बस सिंपल सी बात है, इंडिया को कैसे इंपैक्ट होगा इससे, ठीक है। ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर दिस, की और इंडिया ने क्या स्टेप लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा, मैंने देखो उसको हाईलाइट भी किया, जो आप पीडीएफ में देखेंगे ना, तो मैंने इन चीजों को हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। इंपैक्ट क्या होगा और स्टेप्स टेकन, बस ये कीवर्ड से क्वेश्चन के, ये क्या है, क्वेश्चन के कीवर्ड है जो आपको देखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका इन बांग्लादेश रिवील अ फंडामेंटल स्प्लिट इन। अभी देखना क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। अब नेबरहुड पे गया, अफगानिस्तान पे आएगा, ठीक है, अफगानिस्तान पे आएगा, ठीक है, अफगानिस्तान पे आएगा, फिर चाइना पे आएगा, ये स्टिंग ऑफ पर्ल चाइना के ने किया, फिर बांग्लादेश पे आएगा, फिर मालदीव्स पे आएगा, फिर इंडिया श्रीलंका, मतलब वो फिक्स है। तो एक एक पेज में सब करके रख लेंगे, एकदम झंझट खत्म अपना, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में 21 में, प्रोटेस्ट इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका इन बांग्लादेश रिवील अ फंडामेंटल स्प्लिट इन सोसाइटी बाय बिटवीन नेशनलिस्ट एंड इस्लामिक फोर्सेस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। अब कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन 13 में आया हुआ, लेकिन शेख हसीना को क्यों जाना पड़ा? सिंपल सी बात है कि वहां पे कोई प्रोटेस्ट हुआ था। ये तो देखो, ये हो गया करंट अफेयर की 2013 में कोई प्रोटेस्ट हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब अब जो भी होगा, आप एस्पिरेंट कब के हो, 2027 के हो, तो अब जो भी प्रोटेस्ट होते हैं बांग्लादेश में, आपको पता होना चाहिए। दिस इज हाउ यूपीएससी गिव्स अस विजडम कि हमें पढ़ना कैसे है। थोड़ा जल्दी बोलूंगा, जल्दी कवर करना है यार, आप लोग समझ जाना, ठीक है। आप लोग बच्चे नहीं हो, पहली बात है ना, आप लोग विद्यार्थी नहीं हो, आप लोग बच्चे नहीं हो, आप परीक्षार्थी हो, आईएएस बनने आए हो, थोड़ा सा अपना कॉम्प्रिहेंशन पावर, समझने की शक्ति को, क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, प्रोटेस्ट इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, अभी भी हुआ था, ठीक है। इसने क्या रिवील किया, इसने क्या रिवील किया, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, इसने क्या रिवील किया? और फंडामेंटल स्प्लिट इन सोसाइटी। फंडामेंटल स्प्लिट छोटा मोटा नहीं, फंडामेंटल की बहुत भयंकर वाला स्प्लिट है। जैसे इंडिया में है लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, ये फंडामेंटल स्प्लिट है कि तो साथ हो ही नहीं सकते। मतलब इंडिया में फॉर एग्जांपल कोई भी किसी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकती। मतलब पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, बट ये फंडामेंटल आइडियोलॉजी का डिफरेंस है इनका। तो ऐसे ही जो है बाय नेशनलिस्ट एंड इस्लामिक फोर्सेस। अभी जो इस्लामिक फोर्सेस है, जैसे अभी ये जमात वमात करके जो वहां पे आ रही है बांग्लादेश में, अभी अभी क्या हुआ बांग्लादेश में, है ना। एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया? अगेन आपको हर बार जो है इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सॉरी यार, ये इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और ये इधर हो गया कि सिग्निफिकेंस क्या, मतलब वहां पे जो हो रहा है पहले उसको समझो, और फिर इंडिया पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको समझो, ठीक है। बस, और स्टेप्स क्या लिखने, हो गया यार खत्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश में बांग्लादेश की स्टोरी अगर अपन देखें, तो बांग्लादेश क्या था, मतलब बांग्लादेश ऐसे बनने वाला, तो देखो ये इंडिया हो गया, या पाकिस्तान, बनने वाला पाकिस्तान था। यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका था, तो ये भी ईस्ट पाकिस्तान भी बन गया, ठीक है। ये इसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये भी बन गया, ठीक है। अब बनते बनते फिर क्या हुआ, 1971 में ये आजाद भी हो गया। इसको आजाद करने में हेल्प किसने की? इंडिया ने की, ठीक है। अब ये जो है बांग्लादेश और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशन है, कैसे हैं वो? कोर्डियल हो गए, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी, अच्छा, ये अलग होने का रीजन क्या था? लिंग्विस्टिक। रिलीजन तो सेम है, रिलीजन के एक तो वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं था ये, है ना। एक एक देश का एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, और बीच में इंडिया जैसा देश, इतना बड़ा देश सर्वाइव, मतलब वैसे भी पता नहीं क्यों, मतलब क्या बेवकूफी से बनाया गया इसको, बट आप ये देखिए, अभी अलग हुआ, ये एक, मतलब एक देश बना था रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। एक देश बना था रिलीजन के बेसिस पे, बट माय फ्रेंड्स, हमेशा जो लैंग्वेज जो होती है, दैट इज मोर पावरफुल देन रिलीजन। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, और आपके बगल में हरियाणा मान लो, है ना, और इधर मान लो केरला है, ठीक है। तो आप मान लो राजस्थान में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, आप केरला के अपने रिलीजन वाले भाई से, बहन से, बंदे से इतना कनेक्ट नहीं करेंगे जितना आप हरियाणा वाले से करेंगे, चाहे वो आपका रिलीजन का हो चाहे नहीं हो, क्योंकि लैंग्वेज बहुत रोल, सबसे जो मेन जो कॉमरेडरी, जो ब्रदरहुड की भावना जो जगाती है, वो लैंग्वेज जगाती है। तो ऐसा ही हुआ, लैंग्वेज का इनका डिफरेंस था। ये लोग उर्दू वगैरह को ऑफिशियल बनाने की सोच रहे थे, ये लोग बांग्ला वगैरह का था। तो अब इस वजह से देखना कि ये बांग्लादेश अलग से बन गया। क्या हुआ? बांग्लादेश अलग से बन गया। बांग्लादेश जब बन गया,
तो अब यहाँ पे देखो बांग्लादेश जब बन गया, अब यहाँ पे देखो एक तो प्रो इंडिया फैक्शन हो गया, एक तो प्रो इंडिया फैक्शन हो गया, है ना, एक जो है प्रो इंडिया में तो प्रो बांग्ला फैक्शन हो गया, एक यहाँ पे ना इस्लामिक रेडिकल जो है, ये तो हो गए नेशनलिस्ट वाले, एक यहाँ पे ना इस्लामिक वाला हो गया। अभी जो इस्लामिक वाला है ना कहीं वो पाकिस्तान के फेवर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इस्लामिक कंट्री। तो ऐसा करके ये चीज थी, ठीक है। अब देख लो इसको, क्या है, इस्लामिक फोर्सेस और नेशनलिस्ट में पंगा चल रहा था, और ये पंगे ने आगे जाके शेख हसीना को 10 साल बाद सरकार से गिरा दिया, सिंपल है। चलिए, तो ये हो गया ना। अब आपको अब का पढ़ना है कि शेख हसीना की सरकार क्यों गई, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कैसे रिलेशंस है, कैसे इनको इंप्रूव किया जा सकता है, क्या क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, चार्ट में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मालदीव्स इन द लास्ट 2 years, कि मालदीव्स में क्या हुई है। अभी 13 में आया था, अभी मान लो कि ये क्वेश्चन 2027 के अंदर आया कि डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव्स इन लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 ईयर अब का क्या होगा, 2025 एंड 2026, मतलब आपको करंट से अवेयर रहना, ठीक है। शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडिया, ठीक है, अगर कुछ है तो लिख देंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, इसके नोट्स मिलेंगे आपको, लोड मत लेना आप, ठीक है, लोड मत लेना, इसके नोट्स मैं आपको मतलब दे दूंगा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं क्या, कि इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब नोट्स नोट ओनली मैं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ये 2013 क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। अब देखो समझो बात को, डोमेस्टिक फैक्टर किसकी बात की गई है, इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन की। तो ये डिस्कस करना है कि डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी। अब डोमेस्टिक फैक्ट देखो, समझना बात को, डोमेस्टिक दो चीजें होंगी, डोमेस्टिक सेक्टर फैक्टर्स ऑफ श्रीलंका इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। दोनों दोनों एड्रेस करने हैं आपको, आई बात समझ में। मोस्टली बच्चे क्या करके आते हैं कि श्रीलंका की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेंगे, सिर्फ इतना लिख के आते हैं, दूसरा वाला एंगल भी करके आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इंडिया के जो तमिलियंस हैं, है ना, श्रीलंका में कुछ तमिलियन रहते हैं। अब श्रीलंकन मेजोरिटी के लिए वो तमिलियंस मतलब दे आर माइनॉरिटी, और उनके साथ एट्रोसिटीज करते हैं, गलत करते हैं। और इंडिया के लिए जो तमिलियंस हैं वो उनका जो है, जो तमिलनाडु के जो तमिलियंस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ लड़ाइयाँ अपनी चलती रहती है, जो कि हम जब श्रीलंका का पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय गुजराल डॉक्ट्राइन, ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय गुजराल डॉक्ट्राइन एंड हाउ डज इट हैव एनी रिलेवेंस टुडे, भाई इसकी आज रिलेवेंस है क्या, गुजराल डॉक्ट्राइन। तो अब क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। अब हम क्या देखेंगे जब पढ़ेंगे, तो मतलब पहला सबसे स्टार्ट ही यहीं से करना होता है एक्चुअली, कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहली बात, फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इन स्ट्रेटजीज डिप्लॉयड है ना, बाय अ स्टेट, स्ट्रेटजी इज डिप्लॉयड बाय अ स्टेट, ठीक है, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट एंड टू इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सिंपल, एक तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए और इंटरनेशनल रिलेशन बनाए रखने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी किसी भी स्टेट द्वारा डिप्लॉय की जाती है, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। इसके डिटर्मिनेंट्स, टाइप्स, गुजरात डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, उसके बाद ये नॉन अलाइन मूवमेंट वगैरह, वो सारा का सारा अपन पढ़ेंगे। चलिए, तो उसमें गुजरात डॉक्ट्राइन भी आ जाएगी, बहुत शानदार है, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक है, मतलब 5 वर्ड की ट्रिक है, उससे मैं आपको गुजरात डॉक्ट्राइन पूरी करवा दूंगा। एंड डज इट हैव एनी रिलेवेंस टुडे, कि आज उसकी रिलेवेंस है क्या, बिल्कुल दिखानी है, मतलब इतनी बड़ी डॉक्ट्राइन है तो रिलेवेंस तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसमें क्या करना है, यस रिलेवेंस एंड बट देयर आर सम इशू, ये नहीं बोलना कि रिलेवेंस नहीं है, देयर आर सम इश्यूज एंड द कंक्लूजन इज कि वी हैव टू वर्क ऑन दोस इश्यूज, ठीक है। चलिए, अगला है 2014 में 16 नंबर क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द साउथ चाइना सी, अगेन चाइना के ऊपर आ गया, ठीक है, हर साल आता है। साउथ चाइना सी मेरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, कौन से वाले, मेरीटाइम मतलब पानी वाले, टेरिटोरियल मतलब बाउंड्रीज के, तो दो मेरीटाइम जो बाउंड्रीज हैं उनके डिस्प्यूट्स, एंड राइजिंग टेंशन अफर्म्स द नीड फॉर सेफगार्डिंग मेरीटाइम सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन किस किस का है, ये साउथ चाइना का भी है, ये इंडिया चाइना का भी है, ये मेरीटाइम सिक्योरिटी का भी है। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड एवर फ्लाइट थ्रू आउट द रीजन, की एक तो हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिले, मतलब जिसका जहां जहां से जा रहा है पानी में से उसका फ्रीडम मिले, ठीक है, क्योंकि इंडिया के भी जाते हैं उधर से, मैं आपको भी बताता हूँ। एंड फ्लाइट्स जो ऊपर से जा रही है उनका भी वो मिले, स्पेसिफिकली इन दोनों चीजों को जो है टारगेट करना, नेविगेशन एंड एवर फ्लाइट, ठीक है, थ्रू आउट द रीजन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस बायलैटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, पूछ ही लिया है ना कि बायलैटरल इश्यूज क्या है। तो इसको आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि है ना, ये देखो ये है इंडिया, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, ये हो गया चाइना, ठीक है। अब चाइना के बाद ये यहाँ पे साउथ चाइना सी है और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब समझना बात को, ये साउथ चाइना सी, ये है मेन अपना क्वेश्चन, है ना। तो एक तो डायग्राम बनाना आपको, अच्छा आईआर में है ना भाई, आईआर में डायग्राम हमेशा बनाना है, याद रखना।
डायग्राम प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब जैसे मैं तो आपको जल्दीबाजी में समझाने के लिए, अदरवाइज ये डायग्राम मैं बहुत अच्छे से बनाता, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाता, पेपर पेन पे मैं अच्छे डायग्राम बना लेता हूँ। आपको भी प्रैक्टिस करनी है ना, अपने दिमाग को ना मतलब ऐसे वो करके नहीं रखना कि मुझसे तो ये नहीं होता, मुझसे डायग्राम नहीं बनते, मुझसे तो रटा नहीं जाता। सब कुछ करना है आपको, अगर आईएएस बनना है तो सब कुछ, ठीक है। चलिए, आज बहुत फास्ट में बोल रहा हूँ यार मैं ना। तो अब समझना बात को कि आप मतलब यहाँ पे अगर साउथ साउथ चाइना सी में देखो, मैं मतलब आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये है श्रीलंका हो गया, ठीक है, और ये है इंडो चाइना हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इंडो चाइना पेनिनसुला हो गया, और यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होगी, और ये जो है लार्जली दिस इज चाइना, दिस इज चाइना, दिस इज चाइना, मतलब ये पूरा चाइना ही हो जाएगा, ये दिस इज चाइना, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द साउथ साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। अब देखना, ये यहां तक आता है, ठीक है। अब देखना, अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी जरूरी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी जरूरी है, क्योंकि फ्री फ्री ट्रेड होती है, एंड हमारी फ्लाइट्स जानी जरूरी है, ठीक है। अब मान लो हमारे किसी को फिलीपींस जाना है, तो वो साउथ चाइना सी के ऊपर से जाएगा, ठीक है। या फिर मान ले हमारे विशाखापट्टनम से हमारी कोई कार्गो जो निकलती है, शिप निकलती है ट्रेड का कुछ लेके, उसको जापान जाना है, तो साउथ चाइना सी से जाएगा, मतलब। और ये तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अदर कंट्रीज का भी फ्री फ्लो होगा, वरना जैसे वही होर्मुज में चल रहा है, उन्होंने चोक कर रखा है। अगर ये कल को इनकी लड़ाई के चक्कर में चोक हो गई, तो वन फिफ्थ या वन थर्ड ऑफ ग्लोबल ट्रेड जाती है यहाँ से, सारा पंगा हो जाएगा, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो डायग्राम बना दिया, अब वापस आते हैं। तो अब समझ लो क्वेश्चन को क्या है, मेरीटाइम सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये वो, और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें सेफगार्ड करनी चाहिए, कैसे, इंटरनेशनल फोरम से, आपस में, जैसे इंडिया को आशान से बात करनी चाहिए, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, उससे बात करनी चाहिए, वो सब वो अपन आईआर में, मतलब आई मीन आगे टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बस पीवाईक्यू की डिमांड समझा रहा हूँ। Mosam is considered as an unique foreign policy initiative of Indian government to improve relationship with its neighbors. Does the project have strategic dimension? अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, 2013 में, आपको याद होगा कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ये जवाब था इंडिया का, है ना। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ये जवाब था कि उन्होंने भी मौसम, मतलब मौसम का नाम रख के, मतलब उस बहाने से डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक नाम देंगे तो पंगा हो जाएगा, तो मतलब नहीं देते इंडिया वाले, थोड़े से ऐसे बच के चलते हैं। तो प्रोजेक्ट मौसम बनाया इन्होंने, ठीक है। और एक यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है, कैसे है, क्योंकि नाम है प्रोजेक्ट मौसम, है ना, नाम है मौसम, और मिनिस्ट्री भी इसकी अलग थी, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं थी, लेकिन ये पूरा का पूरा इंडिया के जो मेरीटाइम, जो पूरा का पूरा जो बाउंड्री है इंडियन ओशन के अंदर, उसको सेफगार्ड करने के लिए था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मौसम इज कंसिडर्ड यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू इंप्रूव रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स। अब ये इसका डायरेक्ट जो एक्सप्लिसिट जो बोलते हैं ना, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट जो एजेंडा था, वो अपने नेबर्स के साथ जो है रिलेशन ठीक करने का था, वो मैं सारा बताऊंगा आपको, इंडियाज मेरीटाइम फॉरेन पॉलिसी, है ना, एक पेज पे लिखी हुई है, बट ये समझ लीजिए। बट इसका जो एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी था, इसका स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी था कि इंडिया जो है अपने नेबरहुड में अपने अपने दोस्तों को इतना पटा के रखे, इतना राजी करके रखे कि चाइना उनमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। तो इनडायरेक्टली इट इज ए काउंटर स्ट्रेटेजी टू स्ट्रिंग ऑफ पल्स। सिंपल क्वेश्चन, चलिए। तो आपको मेथड और पैटर्न समझने हैं, आपको मेथड एंड पैटर्न समझने की, कौन सा क्वेश्चन कब आया, क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। जो भी करंट अफेयर में होगा वही आएगा, लेकिन उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन। 2015 में 20th नंबर का क्वेश्चन है, टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हैव क्लाउडेड इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। देखो, अभी तक हमने चाइना पे 2 देख लिए, चाइना पे एक्चुअली 3 देख लिए, और उसके बाद मेरे टाइम पे आया, श्रीलंका पे देख लिया, मालदीव्स पे देख लिया, अफगानिस्तान पे देख लिया, अब आ गया हमारा छोटा भाई पाकिस्तान, ठीक है। Relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchange could help generate goodwill between the two countries, है ना, and discuss the situation with suitable examples. अब देखो भाई, रिसेंटली है ना, रिसेंटली इंटेलेक्चुअल्स ने ना पीएम मोदी को और पीएम जो शरीफ है उधर के, उनको लिखा है कि इंडिया के जो ट्रस्ट बिल्ड वापस होना चाहिए, एक्टिविटी वापस स्टार्ट होनी चाहिए, जो एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस वगैरह, वो वापस स्टार्ट होनी चाहिए, क्रिकेट मैच वगैरह वापस स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि दिस इज कॉल्ड ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, ठीक है। आगे अपन देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, बट क्योंकि देखो, ऐसे रूठ के बैठे रहने में कोई मतलब नहीं, किसी का भलाई नहीं है। मेच्योर डेमोक्रेसी या मेच्योरिटी इसी में होती है कि आप जो है, आप मतलब आपस में लड़ाई ना करो, और आप आपस में ट्रेड करो, आपस में बातचीत करो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है ना, अल्टीमेटली सोल्यूशन तो भाई देखो, अपन एक बार के लिए अच्छा लगता है कि मार दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि जब शांति से रहें, सब अपने अपनी हद में रहें, सब अपने अपने उसमें रहें, और सब जो है प्रोस्पेरिटी के साथ जिए, ठीक है। अगर मेरा मतलब हमें अगर महल बनाना है, अगर हमें महल बनाना है, तो हमारे बाजू वाले के पास झोपड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर झोपड़ी होएगी ना, तो फिर वो हमें परेशान नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, हमारे महल को जो हमारे भारत के महल को अगर हमें महफूज रखना है, तो उसकी झोपड़ी में आग नहीं लगनी चाहिए, वरना उसके लपटे हमारी तरफ भी आएंगे। बेसिकली हमें चाहिए कि पाकिस्तान जो है
उसका ठीक ठाक अपना काम चलता रहे, या तो फिर वो इतना उलझा रहे कि मतलब वो अपने में पड़ा रहे। लेकिन ठीक है, ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बातें होती हैं, कुछ कहने की होती है, कुछ नहीं कहने की होती हैं, बट द पॉइंट इज कि ये है। तो ये क्वेश्चन का जो है क्रिक्स इतना सा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, एक तो ये ट्रस्ट पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है हमारे यहाँ पे, दूसरा हमारे डिस्ट्रस्ट हो गया, उनको उनकी सोसाइटी को लगता है कि उनके यहाँ जितना भी गलत हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया को लगता है हमारा जितना गलत कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। इसी चक्कर में हमें चाइना को कम्पीट नहीं कर रही, यूएस को कम्पीट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंड द यूज ऑफ सॉफ्ट पावर की एक्सटेंड पूछा भाई, है ना। तो इसका मतलब हार्ड पावर का वैल्यू भी आपको बताना पड़ेगा, बट सॉफ्ट पावर को यहाँ पे मेन रखना, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, समझौता एक्सप्रेस हो गया, वो सब हो गया, और ये गुडविल तो जनरेट करेगी, है ना। बट इसमें ना आपको ये भी लिखना है, सुटेबल एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन आपको दूसरा एंगल भी देना, बट ठीक है, सिर्फ सॉफ्ट पावर से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ बिकॉज डिटरेंस, क्या बोलते हैं, पावर इज ए डिटरेंस, है ना। कि अगर मैं मतलब ठीक है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत शांत इंसान हूँ, लेकिन अगर मेरी ऐसे मतलब ढीली ढाली सी बॉडी होगी तो कोई भी आके मुझसे लड़ लेगा, ठीक है। अब अगर मैं बॉडी बिल्डर आदमी हूँ ना, ओम सिंह सर की तरह मैं बॉडी बिल्डर आदमी हूँ, और अब मैं शांत भी हूँ ना, तो भी मुझसे कोई लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई एक्सटेंट की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है ये बट इसको आपको ये वाला एंगल भी देना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आराम से ये हैंडल हो जाएगा। 2015 तक 12.5 नंबर के क्वेश्चन भी आते थे, है ना, उसके बाद में नहीं आए। अगला क्वेश्चन है 2016 में आया था, 19 नंबर का क्वेश्चन, इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया। अब देख लो भाई, सेम 15 में और 16 में सेम क्वेश्चन, है ना। टेररिस्ट एक्टिविटी, इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया, ग्रोइंग इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ये आई थिंक उस टाइम पे कौन सा उरी अटैक हुआ था ना, आई थिंक उसके ऊपर था ये क्वेश्चन, है ना। एंड ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स बाय पाकिस्तान आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द फ्यूचर ऑफ सार्क, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया ना, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। देखो, ये कंसर्न इस क्वेश्चन के थ्रू यूपीएससी ने कंसर्न क्या उठाया कि पाकिस्तान ने जो है उरी अटैक किया या फिर इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक करता है, ठीक है। लेकिन लपेटे में सबको ले लिया कि पाकिस्तान इंटरफियर्स द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ सार्क। इस क्वेश्चन को क्या बना दिया, सार्क का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। कैसे आप समझना इसको कि ये जो है ये आई एम सॉरी, मैं यार एक बार जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, ठीक है। ये इंडिया हो गया, ठीक है, और ये पाकिस्तान हो गया, सार्क में फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं। अब क्या पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को परेशान करता है? नहीं, हमारा कहना है कि पाकिस्तान सबको परेशान करता है। तो हमें सबके एग्जाम्पल हमारे पास होने चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भी कुछ कुछ पंगे लेता है, श्रीलंका के साथ भी कुछ कुछ पंगे लेता है। तो हमें ये क्वेश्चन का हमारा वो है। तो अब दोबारा देखिए, इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया, ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ सार्क बाय पाकिस्तान। ये सार्क की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और उसके बाद से सार्क जो है वो डिफंक्ट पड़ा है ना। तो ये क्वेश्चन सार्क का हो गया, तो अब सार्क का पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। और पाकिस्तान वाला एंगल, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का, अब देखो ये होता है आईआर खुल गया थोड़ा सा, कि हमें ना केवल ये पढ़ना है कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या है, नेपाल के साथ क्या है, श्रीलंका के साथ क्या है, हमें अब ये भी पढ़ना है कि पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ क्या, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ क्या। एक एक वर्ड में सब कर लेंगे, चीजें जब अरेंज होंगी पीवाईक्यू के हिसाब से तो सब हमें आ जाएगा, हमारी रैंक आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक तो यार मतलब यहाँ पे ना ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करते करते है ना, मेरे दिन के है ना काफी स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 2017 में 9 नंबर का क्वेश्चन है कि China is using its economic relation and positive trade surplus as tools to develop potential military power status in Asia। सिर्फ मतलब ये एशिया की बात की है, इंडिया अगेन वही, जैसे पाकिस्तान सार्क के बहाने पाकिस्तान को लपेटा, ऐसे पूरे एशिया के बहाने अपन चाइना को लपेट रहे। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। तो एक तो इंपैक्ट ऑन इंडिया तो देखना ही देखना है, वो पाकिस्तान वाले का भी इंपैक्ट ऑन इंडिया देखना ही देखना है। बट द क्वेश्चन इज कि चाइना जो है ना अपनी इकोनॉमिक रिलेशन और ट्रेड सरप्लस को यूज करता है, ठीक है, और अपना मिलिट्री जो है पावर बढ़ाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना क्या करता है, ये जैसे मान लो श्रीलंका है, ठीक है, ये श्रीलंका है या पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना है, ठीक है। अब समझना बात को, एक मिनट डायग्राम के साथ ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो है इंडिया है, ये इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, ठीक है, और ये राजस्थान वाला हो गया, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान हो गया, और ये जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे इनका कराची पोर्ट हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान क्या बना रहा है, ग्वादर पोर्ट बना रहा है, और यहाँ पे हम इंडिया वाले ईरान में क्या बना रहे हैं, चाहबार पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इट इज कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इंडिया का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये अक्साई चीन का हिस्सा है, जो इंडिया का हिस्सा है लेकिन चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब चाइना ने क्या किया, इधर से अपना ट्रेड इकोनॉमी जो सिल्क अपना जो है ना बॉर्डर
सीपैक बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के थ्रू सिल्क रूट को वापस रिवाइव किया और सीपैक बनाया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, कहां से निकाला? ये यहां से निकाला। ठीक है, एक्साइज चिन्ह ये भी हमारा, और फिर यहां से निकाला दिस इज पीओके, ये भी हमारा, और इधर से होते हुए ये बलूचिस्तान से होते हुए कहां पे जा रहा है? ग्वादर में जा रहा है। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, डायग्राम ऐसे आएंगे आपको, ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका, हमारे इलाका में से रोड निकाल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इसीलिए बलूचिस्तान में आप समझ रहे हो धुरंधर क्यों बन रही है, क्यों बलूचिस्तान में पंगे होने इंडिया के लिए मतलब फायदे वाली चीज है ना? इसलिए वो पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब अगेन वही बात है, वो एक अलग बात है कि इन इस कॉरिडोर की वजह से है ना, मतलब पाकिस्तान में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है ना, मतलब जो स्टेट है वो है पंजाब, पंजाब और थोड़ा बहुत सिंध। तो इधर जो, और ये जो इलाका ना जो 35 to 40% ये बलूचिस्तान वाला इलाका है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, वो सब है, तो वहां के लोग सेसेशन चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं। बट अब पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान को, इसीलिए मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान बना इसलिए कि इंडिया को कंटेन किया जा सके, है ना? इंडिया कभी यूएस और चाइना को टक्कर देने की सोचे ही नहीं, है ना? यहां से कॉरिडोर निकाला। अब दिस इज इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस इज सी पैक, दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अच्छा, ये निकाल के अब यहाँ पे इसकी मिलिट्री प्रेजेंस, और ये चाइना, ये पाकिस्तान को पैसे देगा, पाकिस्तान जो है ये पैसे अपनी इकोनॉमी में तो लगाएगा नहीं, इंडिया के खिलाफ यूज करेगा। तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन हमारा था। ठीक है, ऐसे श्रीलंका, तो चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव, अभी डायग्राम बना दोगे तो मजा आ जाएगा उसको एग्जामिनर को, एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल टू डेवलप पोटेंशियल। दूसरा पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस, ये देखना, सॉरी, पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस की अगर बात करें तो अभी देख, पाकिस्तान को क्या ले रखा है? डेप्ट में ले रखा है, पाकिस्तान को डेट में ले रखा है, इंडिया को डेट में ले रखा है, श्रीलंका को डेट में ले रखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका में एक हम्बन टोटा पोर्ट बना है, ये इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया। यहाँ पे एक हम्बन डोटा पोर्ट बनाया, क्या बनाया? हम्बन डोटा, ये देख लेना यार क्या नाम है, हम्बन डोटा पोर्ट बनाया। ठीक है, कुछ भी स्पेलिंग लिख देना चल जाएगा। हम्बन डोटा पोर्ट बनाया। अब इस पोर्ट के लिए इनको बहुत सारा वो दिया, ठीक है, बहुत सारा इनको क्या दिया? इनको डेट दिया, बहुत सारा उधार दिया। ठीक है, अब ये डेट बोल के इनसे कुछ भी करवाता है। ठीक है, अब डेट बोल के इनको क्या बोलेगा कि यहाँ पे हमारा जो है एक, मतलब ठीक है, इसका ऑपरेशन हम देखेंगे। हालांकि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। बोलेगा कि तुमसे नहीं रिपे हो रहा डेट, तो एक काम करो, इसका ऑपरेशन हमें दे दो, और इसमें हम हमारा मिलिट्री बेस भी बनाएंगे, इसमें हम हमारा मिलिट्री बेस भी बनाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज हाउ, ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। ये घुमा घुमा के सबको, पाकिस्तान के साथ भी इसने ये किया, श्रीलंका के साथ भी यही किया, मालदीव के साथ भी यही कर रहा है, इधर बांग्लादेश के साथ भी यही कर रहा है। हमें सारे के सारे एक डायग्राम बनाना है एशिया का, ये लिख देना, भाई साहब मक्खन मार्क्स आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ना मेरे को, सर आपके कितने मार्क्स है? भाई देखो, मेरे को चीजें जैसे समझ में आने लगी तब मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे लगता है मेरे को और अच्छे से समझ में आ जाती, तो टाइम पे अगर समझ में आ जाती तो मेरी हो सकता है और अच्छी रैंक आ जाती। ठीक है, और बाकी ये है कि मतलब मेरा एक दो पेपर खराब हो गया था, और ऐसा पेपर खराब हो गया था जिसमें मतलब एंथ्रो 1 के अंदर 150 149 नंबर थे मेरे 2024 में, और वो एकदम ड्रॉप करके 106 रह गए। ठीक है, और दूसरा मेरा ऐसे के अंदर ठीक ठाक नंबर थे, शायद 105 नंबर थे, वो ड्रॉप करके 90 रह गए। तो इतना बहुत होता आपकी रैंक खराब करने के लिए, है ना? तो अब मुझे लगता है कि मुझे दूसरा चांस मिलता तो मैं बहुत अच्छे से करता, ये सब करता, वो करता, लेकिन अब मेरा क्या, पढ़ने का ज्यादा मतलब मन करता नहीं, तो मैं अपना नॉलेज जो है वो पढ़ा के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इतनी सी बात है, इसके आगे एनालाइज नहीं करना। यानी एक अच्छा स्टूडेंट होना और एक अच्छा टीचर होना दोनों अलग अलग बात होती है। ठीक है, बट हाँ, मुझे ये लगता है कि जितना मैं अच्छे से बता पाऊंगा किसी को, उतना मेरे कंसेप्ट जो है वो ठीक होंगे और मुझे लाइफ में काम आएंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान देना आपको ना, टीचर के मार्क्स नहीं पूछना ना, इधर लिस्ट में नाम आ गया बहुत है अपना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्या, एशिया इन द लाइट ऑफ, मेरे को, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को ना सबसे ज्यादा मजा इसी चीज में आता है। ठीक है, मुझे इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैंने जो है, मैं मतलब बचपन से मैं इंटरेक्टिव वाले कामों में रहा हूँ ना, जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो गई, या फिर उसके बाद में मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग हो गई, उसके बाद में ये हो गया। इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, बंद कमरे में बैठ के कितनी पावर दे दो, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए, तो एशिया इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। सब ये बात है कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये चाइना ने जो बकैती फैला रखी है इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। 2022 में 9 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया एज एन एज फोर, हाँ चलिए आगे देखते हैं। 2022 में 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया एज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया श्रीलंका के ऊपर, एज ओल्ड फ्रेंड है भाई श्रीलंका का, मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा इंडिया एंड इट्स नेबरहुड ना एक चार्ट में आ सकता है, इतना सा है बस ये, उसके बाद जो पूछे वैसे उठा के चिपका देना। ठीक है, तो इंडिया एज एन एज ओल्ड फ्रेंड इन ऑफ श्रीलंका डिस्कस इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन लाइट ऑफ प्रेसिडिंग स्टेटमेंट। 22 में क्वेश्चन आया तो कौन सी क्राइसिस होगी वहां पे, वो हुए थे ना,
कुछ तो, एक तो फ्लड आया था वहाँ पे, मतलब अर्थक्वेक या फ्लड कुछ आया था, एक वहाँ पे कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ था, एक वहाँ के पब्लिक ने ना गवर्नमेंट को हटा दिया था, वो सब हमें पता होने चाहिए, ठीक है? जब आप रिवाइज़ करेंगे श्रीलंका वाला पार्ट तो हमें पता होना चाहिए वो सब, ठीक है? और हमें ये इंडिया की तारीफ़ करनी है कि इंडिया ने एज ओल्ड फ्रेंड, मतलब बहुत पुराना, कब से एज ओल्ड फ्रेंड से हम कहाँ हुए, अशोका ने धम्म भेजा था वहाँ पे, तब से लेके अब तक, है ना? हमने इनका साथ दिया है, ठीक है? और ये मैं तो होता तो ये इंट्रोडक्शन यहीं से लगाता, ठीक है? कि अशोका के धम्मा के टाइम से लेके आज तक इंडिया इज़ हेल्पिंग, ठीक है? कौन-सा ऑपरेशन तो वहाँ पे कुछ भेजा था उन्होंने। इंडिया जहाँ भी कोई मदद भेजता है उसका एक ऑपरेशन होता है, उसका एक नाम देता है ना, पहले चुपचाप इंडिया काम करता था, अब इंडिया ढिंढोरा पीट के काम करता है, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा टाइप्स में, है ना? 2014 के बाद से। तो आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि उन ऑपरेशंस को चलाने वाले आर ब्यूरोक्रेट्स ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी में मेंबर हैं वर्मा सर, संजय वर्मा नाम है उनका, ठीक है? तो उन्होंने काफ़ी ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं, ऑपरेशन तुर्की में अटैक आया था, अर्थक्वेक आया था तब का वैसा। अब मतलब यूपीएससी मेंबर है, उनके सामने आप ये बोल दो तो अच्छा लगता है, वैसे ही मतलब आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है? तो इंडिया इज़ एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज़ रोल इन द रिसेंट क्राइसिस, ठीक है? सिंपल सा बात है, ठीक है? इन द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट कि एज ओल्ड फ्रेंड है, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 22 में आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में 9 नंबर का क्वेश्चन आया, तो वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया, वेस्ट मतलब पूरा का पूरा वेस्ट, इंक्लूडिंग आप यूएस लिख सकते हो, कनाडा लिख सकते हो, इधर पूरा का पूरा यूरोप में, आप यूके का एग्जांपल, फ्रांस, जर्मनी, सबका इटली, सबका यूज करके लिखना। द वेस्ट इज मतलब G7 लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना? G7 लिख सकते हो, यहाँ पे रशिया का भी जिक्र कर सकते हो। जितना ज्यादा खोलोगे ना आंसर को, जितना ज्यादा खोलोगे उतना अच्छा लगेगा। द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनाज सप्लाई चेन, कि वेस्ट यूज कर रहा है इंडिया को किसके खिलाफ? चाइना, बेसिकली ये है, ठीक है? कि वेस्ट इज फोस्टिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कि चाइना का अल्टरनेटिव, इसको बोलते हैं C+1 स्ट्रेटेजी, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। इसको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनाज सप्लाई चेन एज ए स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब देखो भाई, वेस्ट मतलब ये पूरा का पूरा वेस्ट, जो किससे परेशान है? चाइना की ग्रोथ से परेशान है। वेस्ट इज लेड बाय, वेस्ट इज लेड बाय हुम? वेस्ट इज लेड बाय यूएस। तो बेसिकली यूएस परेशान है, यूएस परेशान है किससे? चाइना से, यूएस परेशान है चाइना से। तो वो इसकी लीडरशिप में वेस्ट क्या कर रहा है? चाइना को कंटेन कर रहा है, और चाइना से मोटा माटी सब परेशान है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप ये क्वेश्चन देखो, आप समझो इस क्वेश्चन को। तो आप समझो इस क्वेश्चन को, द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव, द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना टू रिड्यूस डिपेंडेंस। अभी चाइना पे किसकी डिपेंडेंस है? ठीक है, पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंस है, किन चीजों में? एक तो सप्लाई चेन के अंदर, और एक स्ट्रेटेजी। सप्लाई चेन में जैसे अभी कोविड आया था, ये कोविड के बाद का क्वेश्चन है। कोविड के टाइम पे चाइना, एक तो कोविड मतलब चाइना को ही बोला जाता है कि कोविड का वहां से वो हुआ, ठीक है? कोविड-19 वहीं से आया चाइना से। ऊपर से इन्होंने सेमीकंडक्टर वाली जो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कहाँ पे? ताइवान में, है ना? इनडायरेक्टली चाइना का इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स, जो आपके हर एक चीज में सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग माय दिस डिजिटल वॉच, ये सामने जो कैमरा है, सामने जो लैपटॉप पड़ा है, डिजिटल स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन है, इस स्क्रीन से आप देख रहे हो, हर चीज में जो है सेमीकंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर की सब के अंदर क्या लगते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। और उनका जो बॉस है, उनका जो लाइक 80-90% आंकड़ा आगे देखेंगे, वो जो है चाइना जो है वो करता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए जो है वो परेशान है ना? इसलिए जो वर्ल्ड जो है वेस्ट परेशान है, और इसलिए इंडिया को उसका अल्टरनेटिव बना रहा है। एक तो ये, दूसरा, अच्छा दूसरा प्रोडक्शन, इंडिया चाइना इज द चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अभी के टाइम। तो जैसे मान लो चाइना में जैसे एप्पल है ना, एप्पल के पहले हैंडसेट कहाँ बनते थे? चाइना में। अब क्या कर दिया? अब वो इंडिया में बनाने की बात चल रही है, ठीक है? तो इस टाइप से मतलब कि सप्लाई चेन के लिए जो डिपेंडेंस वर्ल्ड की बन गई है चाइना पे, उसको रिड्यूस करने के लिए इंडिया का साथ मांग रहा है चाइना, मतलब, है ना? और ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि जब भी चाइना से पीछा छुड़वाने के लिए कोई भी देश सोचेगा, तो इंडिया शुड बी द नेचुरल अल्टरनेटिव। लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा, है ना? चाइना प्लस वन के अंदर हमें क्या करना है? हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि चाइना प्लस वन में इंडिया आए। लेकिन अभी चाइना प्लस वन से कोई चीज निकलती है, वो बांग्लादेश चली जाती है, कोई वियतनाम चली जाती है, वो आगे आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है? एंड एज ए स्ट्रेटेजिक अलाई भी कैसे? कि एशियन थिएटर में अगर चाइना को टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया है। एशियन थिएटर में या वर्ल्ड लेवल पे भी चाइना को टक्कर दे सकता है इंडिया। क्यों? इंडिया एक तो ग्लोबल साउथ का लीडर है ना? चाइना और इंडिया दोनों ग्लोबल साउथ में आते हैं, बट इंडिया कैसे लीडर है हमें ये बोलना, क्योंकि बिग यार है डेमोक्रेसी।
है ना। चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है, वो कैसे किसी का लीडर हो सकता है। दूसरी बात कि चाइना स्ट्रेटेजिक अलाई कैसे हुआ कि देखो, अब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया, दोबारा से बता देता हूं डायग्राम के थ्रू कि ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है, ये साउथ चाइना सी हो गया, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये रशिया हो गया, यहाँ पे सब कुछ है। मतलब अब यहाँ पे चाइना ने सबके पंगे कर रखे थे, जापान के पंगे कर रखे, साउथ कोरिया के पंगे कर रखे, यूएस के पंगे कर रखे, इधर साउथ ईस्ट एशिया में पंगे कर रखे हैं, उधर रशिया वशिया का तो ठीक चलता है, लेकिन चलो ठीक है। उसके अलावा छोटी छोटी यहाँ पे एजर्ट करता है, सब कुछ करता है। तो इंडिया कैन बिकम ए स्ट्रेटेजिक अलाई, जब चाइना को कंटेन करना है तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक अलाई अपन बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग ऑफ हमने यहाँ पे हम इसका प्रोजेक्ट मौसम का भी जिक्र कर सकते हैं। तो इस टाइप से इंडिया को क्या बना सकते हैं, स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस। पॉलिटिकल डोमिनेंस में क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सजेशन में देना है फिर आपको, अभी मैं देखो बहुत रैंडम बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में क्या आएगा, जैसे हमें क्या सजेशन देना है कि भाई जैसे चाइना अगर इंडिया को, हमें तो अपनी बात करनी है ना, हमें तो अपनी बात करनी है, अपने फायदे की बात करनी है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर चाइना का वो करना है तो इंडिया को क्या बनाओ भाई, तुम इंडिया को ना परमानेंट सीट दो यूएनएससी में, है ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अभी तो चाइना हमको विटो कर देता है। चाइना के अलावा बाकी 4 नेशन जो हैं, यूएस है, यूके है, फ्रांस है और रशिया है, वो चाइना इंडिया को सपोर्ट करता है यूएन परमानेंट काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो चाइना हमें बनाओ ताकि हम चाइना को कंटेन करेंगे फिर, ठीक है। एंड जैसे ये पॉलिटिकल हो गया, उसके अलावा वी आर ए डेमोक्रेसी, तो हम वो उसमें भी लीड कर सकते हैं, ठीक है। आशान में हम लीड कर सकते हैं। वी आर द नेचुरल अलाई ऑफ एवरी कंट्री, बिकॉज वी आर मतलब शांत कंट्री है ना, तो हम नेचुरल अलाई बन सकते हैं। एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस, अब चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस किस वजह से हुआ, चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस जैसे बीआरआई हो गया, जैसे बीआरआई हो गया। एक चाइना क्या करती है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मैं बताऊंगा आपको। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करती है कि वही जो अपन पढ़ रहे थे पहले, है ना, कि उधार दे दे के जो है, तो चाइना क्या करती है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की उधार दे दे के फिर जैसे पहले अपने इंडिया में लालाजी करते थे, है ना, कि उधार दो, ठीक है, उसका ब्याज इतना रखो कि आपकी बस पूरी जनरेशन से सिर्फ किस्त चुकाते रह जाए, मूल फिर भी रह जाए, ठीक है। तो लाला का वो है ना, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो चाइना ये सब करती है। तो ये दैट इज हाउ ये इंडिया को एज ए स्ट्रेटेजिक अलाई हम कैसे बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो हमारे पास, मैंने मोटा मोटा क्रक्स आपको बता दिया, जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमारे पास भर भर के एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2018 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। अ नंबर ऑफ आउटसाइड पावर्स हैव एंट्रेंच्ड देमसेल्व्स इन सेंट्रल एशिया which is a zone of interest to India, कि सेंट्रल एशिया में इंडिया का काफी इंटरेस्ट है। डिस्कस द implications in this context of India joining the आस्गाबाद एग्रीमेंट। एक्चुअली हुआ क्या था, 2018 में आस्गाबाद एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं मैं, आस्गाबाद का क्या सीन है। ये देखो, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पे जो 5 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और है किर्गिस्तान, ठीक है। ये 5 कंट्रीज हैं, ये यहाँ पे 5 कंट्री है, और पहले लार्जर यूएसएसआर का पार्ट थी। अब इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पे क्या क्या इंटरेस्ट है वो देखिए, यहाँ पे क्या क्या है कि अ नंबर ऑफ आउटसाइड पावर्स हैव एंट्रेंच्ड देमसेल्व्स इनटू सेंट्रल एशिया। कौन कौन से आउटसाइड पावर, यहाँ पे रशिया चाहता है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट है, इधर से चाइना के इंटरेस्ट है, यूएस के इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल बहुत मिलते हैं ना, क्रिटिकल मिनरल्स का है। दूसरा यहाँ पे जैसे स्पेसिफिकली यूरेनियम का काफी अच्छा स्टोरेज है। दूसरा यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान में सीपैक बनाया ना, पाकिस्तान वाला सीपैक, ऐसे इंडिया यहाँ पे क्या बना रहा है, वो जो आईएनएसटीसी वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके काफी सारे इंटरेस्ट है, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज की बहुत सारी पावर्स ने इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो हैव इंटरेस्ट देमसेल्व्स इनटू सेंट्रल एशिया which is a zone of interest to India. Discuss the implication in this context of India joining आस्गाबाद एग्रीमेंट, की इंडिया को क्यों ज्वाइन करना चाहिए आस्गाबाद एग्रीमेंट, या क्यों ज्वाइन किया है इंडिया ने आस्गाबाद एग्रीमेंट। बिकॉज सबके इंटरेस्ट है तो इंडिया के भी इंटरेस्ट है, और क्या क्या इंटरेस्ट है वो हमें पढ़ना है। मतलब बेसिकली हमें सेंट्रल एशिया के बारे में, 5 कंट्रीज के बारे में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। उससे हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2020 का 2020 का क्वेश्चन है 19 नंबर, कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको क्वाड बोलते हैं, जिसको अपन क्वाड बोलते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें कौन कौन सी 4 कंट्री हैं, ठीक है, आप ये देखिएगा, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू देख, एक तो मैं बताता हूँ, इंडिया है, यूएस है, 2 कंट्री और कौन कौन सी है, ठीक है। इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स। की बात क्या है कि
जो क्वाड बना है वो चाइना तो बोलता है कि ये चाइना के खिलाफ चाइना को खिलाफ बनाई गई है, बट द पॉइंट इज कि क्वाड में, चलो मैं बता देता हूँ, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 4 कंट्री हैं, ठीक है। अब ये जो अलायंस बनी है ये एज ए ट्रेड ब्लॉक भी है, ये चारों कंट्रीज के बीच में, एंड एज ए मिलिट्री अलायंस भी है, ठीक है। अब मिलिट्री अलायंस का जब नाम आ गया तो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हो रही है वगैरह वगैरह सब पढ़ना आपको, और ट्रेड कौन सी हो रही है वो सब पढ़ना। तो बेसिकली जब अपन क्वाड पढ़ेंगे तो क्वाड का सारा देखेंगे, अपनी जो ट्रिक होती है उसके हिसाब से क्वाड का सारा देखेंगे। ट्रिक का मतलब देसी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है पीवाईक्यूज वाले उसमें कि हमारा आईआर को करने की ट्रिक क्या है, देसी है। डी फॉर डिफेंस, डी फॉर डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी आएगी तो दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑल्सो, है ना, एंड सिक्योरिटी ऑल्सो। तो ये 4 पॉइंट यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है। ई फॉर इकोनॉमी एंड ट्रेड, एंड ई फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। मतलब किसी भी मतलब आईआर के अंदर हमें किसी भी कंट्री को, किसी भी ब्लॉक को, किसी भी ग्रुपिंग को ये देसी ट्रिक से जो है इससे पॉइंट जनरेट करने हैं, ठीक है। एस मतलब सॉफ्ट पावर, एच मतलब ह्यूमैनिटेरियन वगैरह, ये दोनों सेम सी चीज है। एंड आई मतलब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, कि हमारे किसी भी देश के साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होनी चाहिए, मतलब हम सिर्फ ऐसे नहीं कि मोदी जी गए ट्रम्प से बात करके आगे, नहीं, इंस्टीट्यूशन उसके बाद में एक बनना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि इंस्टीट्यूशनल होगा तो आगे वो चलेगा ना, अदरवाइज ऐसे कोई मतलब नहीं है आपस में बात करने का। तो अपन वापस से आते हैं यहाँ पे, तो क्वाड के बारे में ही क्वेश्चन था, अपन जब करेंगे तो इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगर आगे बात करते हैं 2020 का, हाथ नहीं उठ रहे यार आज एक तो। अगला क्वेश्चन है 2000, ये हो गया, ये वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 2020 का 20th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, ये हो ही गया है ना, ये इसको मैंने यहाँ पे भी रख दिया कि इंडो यूएस की डील जो है, इंडो रशिया की डिफेंस डील के ऊपर कैसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और ये कैसे जो है वो स्टेबिलिटी लेके आएंगी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ भी डाल दिया क्योंकि ये ग्रुपिंग वाली बात होगी, ठीक है। इंडिया के इंटरेस्ट है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है 2021 का 9 नंबर क्वेश्चन, इफ द लास्ट फ्यू डिकेड्स वर ये अच्छा क्वेश्चन है, if the last few decades were of Asia's growth story like 1990s 2000 मतलब ये वाले डिकेड्स कौन कौन से, 1990s का डिकेड एशिया ग्रो कर रहा था, है ना, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया सब ग्रो कर रहे थे, बांग्लादेश। उसके बाद 2000s का साल और 2010 का साल, ये जो कुछ डिकेड्स थे, दे वर द एशियाज ग्रोथ स्टोरी, है ना। द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अफ्रीकाज, नेक्स्ट फ्यू में मतलब अब वाले क्योंकि 2020s और ऐसा ऐसा इसको अपने को रिलेशन बनाना है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर्स, कि अभी तक पिछले 2-3 दशक जो है वो एशिया की ग्रोथ स्टोरी के थे, आने वाले कुछ जो है वो अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी के होने वाले हैं। इस स्टेटमेंट के लाइट में इंडिया का इन्फ्लुएंस बताओ अफ्रीका में क्या है। ये क्वेश्चन आया 2025 में, इसी क्वेश्चन का एक जो है रिफॉर्म्ड वर्जन आया कि टेक्नोलॉजी में इंडिया और अफ्रीका को कैसे क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली अफ्रीका पे क्वेश्चन है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अपन कर क्या रहे हैं, है ना, रीजनल ग्रुपिंग्स वगैरह के बारे में कर रहे हैं कि इंडिया का अदर उनके साथ रीजनल जो है जैसे अफ्रीका हो गया उन सब के साथ चीजें क्या है। अगला क्वेश्चन है 2021 का, ये हो गया। क्या क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये एससीओ, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना डोमिनेटेड है, चाइना लेड है। व्हाट इंपोर्टेंस डज इट हेल्ड फॉर इंडिया आल्सो, इट होल्ड फॉर इंडिया, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे क्वाड आ गया, एससीओ आ गया, ओकस आ गया, ये सब पढ़ेंगे, बिम्स्टेक आ गया, सबके सब पढ़ेंगे। फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये अपने को मेन ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 में 20th नंबर का क्वेश्चन है, द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप, देखो ओकस आ ही गया ना, ओकस आ ही गया, ठीक है। तो ट्राई नेशन पार्टनरशिप इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइना, की जो अभी जो बनी, जैसे क्वाड है वो भी चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है, ओकस है वो भी चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है। ऐसे ही एक एमएसपी है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, वो भी चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है। ओकस में कौन कौन आएंगे आपके, ये है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये 3 है शायद, है ना। ओकस इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशंस इन इंडो पैसिफिक रीजन, आईपीआर रीजन। आईपीआर रीजन कौन सा है, इंडो पैसिफिक जो ओशियन है, मैं आपको बता दूं ये वाले रीजन की बात है ना, कि यहाँ पे ये चाइना है, ये जापान है, ठीक है, ये इधर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ चाइना सी है, इधर जो है नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये यूएस हो गया, इधर साउथ अमेरिका है, ये बड़ा सा साउथ अमेरिका है। ये जो रीजन है पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड आईपीआर, दिस इज इंडो पैसिफिक, इंडो सॉरी, ये क्या था, क्वेश्चन क्या था, इन इंडो पैसिफिक, ओके। तो दिस इज पैसिफिक रीजन, दिस इज पैसिफिक रीजन, है ना, दिस इज पैसिफिक ओशन या पैसिफिक रीजन, और ये यहाँ पे फिर इंडिया हो गया,
और ये इंडियन ओशन हो गया। तो ये पूरे के पूरे रीजन की बात की गई है, पूरे के पूरे रीजन की बात की गई है, सारी की सारी कंट्री। दिस इज कॉल्ड इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड दिस इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस रीजन में हालांकि इंडिया को इसका मेंबर नहीं बनाया गया, आपको वो एंगल भी जो है लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स इन द रीजन? अब इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन, ये बोला है। तो देखो कौन कौन सी है, अपने को कंपेयर करना है। जैसे एग्जिस्टिंग में क्वाड है, जैसे फॉर एग्जांपल एससीओ है, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक है, फॉर एग्जांपल, और उसके अलावा बहुत सारी है, मतलब ब्रिक्स भी है, मतलब इसी रीजन में है वो भी। तो क्या ओकस उसको जो है सुपरसीड करने वाला है, ये क्वेश्चन है कि क्या ओकस उसको सुपरसीड करने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में, ये है क्वेश्चन। एंड देन नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है कि इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन? रीजन मतलब एशिया वाले रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे एशिया वाली भी देखनी है, पैसिफिक वाली भी देखनी है, जैसे मर्कासूर है, साउथ अमेरिका की वगैरह। अब देखो मैं आपको पीवाईक्यू समझा रहा हूँ, जैसे जैसे अपन टॉपिक वाइज चलेंगे, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट ऑफ ओकस इन द प्रेजेंट सिनेरियो, कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और इसके चैलेंजेस क्या है, वो सब का सब ओकस आया था, तो क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। उसके बाद है अगला 2022 का 10th नंबर क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक, देखा बिम्स्टेक आ गया, एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। अब समझना बात को, 16 में उरी अटैक हुआ था, सार्क वार्क को इंडिया, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का अच्छा खासा रोल था, इंडिया ने उसको डिफंक्ट किया, बिम्स्टेक पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन द टू, तो इन दोनों को कंपेयर करवा लिया, ठीक है। हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है, तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ने पड़ेंगे ना, फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वो इसमें कैसे फिट बैठते हैं, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 2022 का 19 नंबर का क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है 2022 का 19 नंबर क्वेश्चन कि हाउ विल I2 इंडिया इजराइल यूएई यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, की जो ये जो एक ग्रुप बना था I2U2, इसमें इंडिया देखो ये हमें इंडिया के बारे में सब कुछ तो पता है, इसराइल के बारे में पता होना चाहिए, यूएई के बारे में पता होना चाहिए, और यूएस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रुपिंग इंडिया की पोजीशन को ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे चेंज करने वाली है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि इंडिया क्या करता है ना, इंडिया डीहाइफिनेशन की पॉलिसी करता है अभी। जैसे मान लो कि ये अगर मैं साउथ ईस्ट वेस्ट एशिया की बात करूं, तो दिस इज इसराइल, दिस इज सऊदी एंड दिस इज ईरान। ये तीन अलग अलग पोल्स हैं, तीनों आपस में लड़ते हैं, ठीक है। इसराइल जो है, इसराइल का सपोर्ट वेस्ट एशिया में कोई नहीं करता। इसराइल सऊदी वर्ल्ड से भी लड़ता है, सऊदी वर्ल्ड इज सुन्नी वर्ल्ड है ना, जिसमें इसके जो कंट्री जो है सपोर्टर्स हैं, और ईरान इज सिया वर्ल्ड का लीडर है, ठीक है। अब पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में डोमिनेंस का इन तीनों का रहता है, ठीक है। ये इन दोनों से लड़ता है, ये इन दोनों से लड़ता है, ऐसे। और इंडिया क्या, इंडिया साइड में बैठा रहता है, इंडिया साइड में बैठा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिहाइफिनेशन पॉलिसी, कि इंडिया का इजराइल से भी जो है कनेक्शन है, लिंक है, ट्रेड है, मतलब बायलैटरल रिलेशंस है, सऊदी से भी है, ईरान से भी है, लेकिन ये इनके पंगे में नहीं पड़ता। दिस इज पॉलिसी ऑफ डिहाइफिनेशन, डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या टाइम आ गया है, अब हमें जो है ये अप्रोच ना फॉलो करके इंडिया को इनके बीच में बैठना चाहिए, इसको बोलते हैं मीडिएटर डिप्लोमेसी। इंडिया को इन बीच में, क्योंकि इंडिया बीच में चौधरी बनेगा, इनकी प्रॉब्लम सुलटाएगा, ये डायग्राम भी बन गया, आप बना सकते हो, ठीक है। इंडिया इनकी प्रॉब्लम अगर सल्टाएगा तो क्या होगा, इंडिया की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। जैसे भी पाकिस्तान की बढ़ रही है, पाकिस्तान, मतलब अपन कुछ भी बोल दे पाकिस्तान को, पाकिस्तान इज डूइंग यूएस एंड ईरान का डिप्लोमेसी करवा रहा है, मीडिएटर डिप्लोमेसी करवा रहा है, ठीक है। तो यही पूछा है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इंडिया इजराइल यूएई यूएस, है ना, ये कैसे पोजीशन को करेगा। तो देखो समझो बात को, ये यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे इजराइल है ना, यहाँ पे यूएई है, और यहाँ पे यूएस है। अब देखो किसके क्या इंटरेस्ट है वो लिख दो बस, और इंटरेस्ट जैसे ये है इसराइल का, तो इसराइल को हम कंटेन कर सकते हैं मिडिल ईस्ट में, कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना मचाए, ये नहीं कराए, उसी उसी टाइम हमें अगर इसमें आते तो इसराइल का डिफेंस अच्छे से मिल जाएगा। ऐसे यूएई से हमें एफडीआई कितना ज्यादा मिलता है, हमारा डायस्पोरा कितना यूएई के अंदर, ऐसे यूएस के, अगर यूएस इसमें आ गया तो यूएस इसके थ्रू, है ना, यूएस और इंडिया मिलके जो है मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कर सकते हैं। ये मोटी मोटी चीजें आप लिख दोगे। और उसके अलावा I2U2 के जो बेसिक जो हैं, बेसिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ग्रुपिंग के गोल्स हैं क्या नहीं है, वो तो अपने को पढ़नी है, तो वहां से तो आंसर बन ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2023 का 9 नंबर क्वेश्चन, द वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। यहाँ पे कोविड का नाम नहीं लेके क्या बोला, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये भी एक बड़ा वायरस है, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को मारता है। इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ, अगेन मतलब 2 साल बाद ही रिपीट कर दिया एससीओ को, है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इतना सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये, है मतलब। इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। देखो वहां पे क्या था कि एससीओ में इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा। यहाँ पे है कि एससीओ में जो प्रॉब्लम हो रही है,
एसईओ में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, एसईओ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है उन प्रॉब्लम को मिटिगेट करने में, यानी कि सोल्व करने में। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एसईओ पढ़ेंगे तो इस एंगल से भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है। 2023 का 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द एक्सपांशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो। अब ये नाटो क्यों आया कोविड के बाद में? कोविड के टाइम पे रशिया वर्सेस क्या हुआ, यूक्रेन हुआ। और रशिया वर्सेस यूक्रेन हुआ ही इसीलिए, देखो नाटो का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए आप, नाटो का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए कि नाटो बना क्यों था। नाटो, नाचो नाचो ट्रिपल आर में, है ना, नाचो नाचो ट्रिपल आर में गाना तो था ही। इसके अलावा हिस्ट्री देख लीजिए ना, नाटो बना क्यों। नाटो इसलिए बना कि देखिए, ये यूएसएसआर है, ये यूएस है, ये यूरोप हो गया, ठीक है। अब इनका पंगा चल रहा था, ये यूरोप हो गया, ये यूएसए हो गया, ये यूएसएसआर हो गया, ठीक है। इनका पंगा चल रहा था। तो ये जो कंट्रीज है, यहाँ की कंट्री, इनको इनको अप्रीहेंशन था, डर था कि यूएसएसआर हमें अनेक्स ना कर ले। तो इन्होंने बनाया नॉर्थ अटलांटिक क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके इन्होंने बनाया है। नॉर्थ अटलांटिक मतलब ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक के साउथ में तो अफ्रीका आता है, नीचे ऊपर यूरोप आता है। तो इसका एक एसोसिएशन बनाया, यूएस इसको लीड करेगा और यूरोप की इन कंट्रीज को बचाएगा अगेंस्ट होम, अगेंस्ट यूएसएसआर। ऐसा नाटो बनाया था उस टाइम पे ना। अब जब यूएसएसआर टूटा तो इसकी कुछ कुछ कंट्री, जैसे यहाँ पे यूक्रेन है, अब यूक्रेन बोले यार मेरे को भी नाटो में ले लो, नहीं मेरे को तो रशिया परेशान करेगा। अब रशिया बोलेगा यार तू नाटो में गया ना तो मैं देख लेना, फिर छोड़ूंगा नहीं, है ना। अब इस पंगे की वजह से, इस पंगे की वजह से कि रशिया डोंट वांट कि यूक्रेन नाटो में जाए। प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ रशिया को ही अक्यूज नहीं करना, रशिया का साइड भी समझना है। अगर सारी कंट्री नाटो में यहाँ पे ज्वाइन कर गई, इसके बॉर्डर वाली, ठीक है, तो क्या होगा, फिर तो रशिया को भी तो थ्रेट है, वो भी अपनी देखेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे पंगे हो गए थे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज की द एक्सपांशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो। अब देखो समझो बात को, ठीक है। ये इसकी वजह से पंगे स्टार्ट हुए कि यूक्रेन को जाना था, तो यहाँ पे एक्सपांशन में एक तो यूक्रेन का एग्जाम्पल आएगा, एक तो यहाँ पे एक्सपांशन में एक तो यूक्रेन का एग्जांपल आएगा। उसके बाद इस जब जैसे ही रशिया वर्सेस यूक्रेन हुआ तो यूएस ने बोला देखो हमने कहा था ना नाटो ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपके पंगे हो जाएंगे। तो और भी कुछ कंट्री जैसे स्वीडन है, और भी कुछ कंट्री जिन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया, लाइक टर्की ने भी किया था शायद, ठीक है। और इस वजह से नाटो क्या स्ट्रेंथन हो गया। क्यों? उस टाइम पे ट्रम्प भाई साहब थे, उन्होंने बोला अगर तुम नाटो ज्वाइन नहीं करते हो तो रशिया जो है तुम्हें गड़बड़ करेगा। तो नाटो और स्ट्रेंथन होने लग गया, जैसे नाटो का डिफेंस बजट बढ़ गया, नाटो में एक्टिविटीज बढ़ गई, और ये सब न्यूज में चलता रहता है, अपन पढ़ेंगे नाटो को। एंड a stronger US यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया, ठीक है। तो एक तो ये नाटो के बारे में हो गया कि एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड ए स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब यूएस और यूरोप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या है, यही तो है कि एंड यूरोप यूएसए एंड यूरोप विल स्ट्रेटेजिकली जो है काम करेंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नाटो। तो इसी की बात चल रही है, और ये स्ट्रॉन्गर होगा अगेंस्ट किसके, चाइना एंड नाउ रशिया ऑल्सो, ठीक है। अब ये यूरोपियन कंट्रीज है ना, जैसे मान लो अब एक प्रॉब्लम ये भी है, यूएस चाहता है कि ये ना रशिया और चाइना दोनों के खिलाफ काम करे नाटो, बट द यूरोपियन कंट्रीज की भाई उनको थ्रेट रशिया से ज्यादा है, चाइना से तो सबको सब डील करना चाहते हैं अब, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। ये देखना आपको कि ये इंडिया के लिए फायदेमंद कैसे है, और इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना है कि नुकसानदायक कैसे हो सकता है। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट। अब देखो आपसे नहीं पूछा है ना कि एक्स वाई जेड आदमी या एक्स वाई जेड औरत आपका क्या ओपिनियन है, नहीं। योर ओपिनियन एज एन फ्यूचर आईएएस, योर ओपिनियन एज ए इंडियन फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, या एज एन इंडियन आपका क्या ओपिनियन है। मतलब इन द यू हैव टू टॉक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसे नहीं कि मेरा तो ओपिनियन ही है कि भाई मेरे को बना दो इसका हेड वेड फिर मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना आपको, ठीक है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस एंड एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपका क्या ओपिनियन है। तो एक प्रो भी जाएगा, एक नेगेटिव भी जाएगा, क्योंकि अगर नाटो स्ट्रेंथन होता है तो उसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, है ना। और इसमें जो यूएस और ईयू और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होता है, उसमें भी इंडिया के लिए क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये क्वेश्चन जाएगा। तो इसके लिए हमें पूरा लार्ज डायनेमिक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये चीजें थोड़ी सी आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप है ना यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईएएस वाईएएस बनने वाले हो, ठीक है। तो चीज़ों को ईज़ी होना एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ 1000 बच्चों का सिलेक्शन इसीलिए होता है। किसी कोचिंग पे डिपेंडेंट मत रहना कि वो आपको मटेरियल देगा तो आपका सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह। आपको एक तरीका बता दिया जाएगा हर जगह, ठीक है। बस कुछ लोग क्लेम करेंगे कि उसी तरीके से होगा, कुछ लोग मेरे जैसे ये बताएंगे कि भाई सीखना आपको ही है, ठीक है। तो अगर आपको यूपीएससी वगैरह क्लियर करनी है तो चीज़ें आसान नहीं होंगी, उन्हें आपको ईज़ी बनाना पड़ेगा, अपने लिए ईज़ी बनाना पड़ेगा। और ये ईज़ी कैसे होगा, अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ा के। आई बात समझ में? तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है।
तो चलिए मैं ना इतने क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े थोड़े बताए, ठीक है। अब मैं थकने लग गया हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ सब क्वेश्चंस को। बाकी टॉपिक वाइज तो अपने को करना ही है सब कुछ, तो वहां पे देख लेंगे, ठीक है। जैसे आप ग्लोबल ग्रुपिंग्स में अगर बात करें, ग्लोबल ग्रुपिंग्स में बात करें तो किस पे क्वेश्चन आया हुआ है? वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन आया हुआ, IMF पे। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन थी एक्चुअली, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन में तीन थी, वर्ल्ड बैंक थी, IMF थी, रिकॉर्ड थी, WTO, ठीक है। और इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ। अगला क्वेश्चन आया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो होते रहते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। आपस में जो होते रहते हैं। और 2025 का जो अफ्रीका वाला क्वेश्चन है वो भी काइंड ऑफ इसी इसी के ऊपर है, ठीक है। कि इज टू लोअर टैक्सेस वगैरह बाय सिग्नेटरीज टू जीरो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कि मतलब बेसिकली ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ उस पर टैक्स ना लगाएं वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी जितनी भी हैं वो उसका एड का है, कि इंडिया में एड आती है, बाहर एड जाती है, उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? WTO का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? WTO का है, कि WTO क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे। अब ऊपर ऊपर वर्ल्ड बैंक बोला था, ऊपर ये बोला था, IMF बोला था, अब WTO का आ गया, ठीक है। उसका मैंडेट क्या है, फूड सिक्योरिटी में इंडिया का क्या स्टैंड है, वगैरह वगैरह, ठीक है। डिस्कस द इम्पीडिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है इम्पीडिमेंट्स इंडिया इज फेसिंग इन परसूट ऑफ परमानेंट सीट इन यूएससी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल रही यूएनएससी में, ठीक है। वही मतलब थोड़ा सा नॉलेज चारों तरफ लगाना है फिर उसको, ठीक है। उसके बाद बात करें, दोबारा क्वेश्चन आ गया 2016 में 70 नंबर का, कि ऑब्जेक्ट WTO का ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन क्या था, क्योंकि 2015 या 16 15 में हुए थे, तो इसमें आगे, ठीक, 15 में हुए थे शायद, मतलब रिसेंटली उसी टाइम पे हुए थे, ठीक है। तो इसका ग्लोबलाइजेशन में WTO का क्या रोल है, क्योंकि WTO क्या देखता है? ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है? अब इसके क्योंकि हर कंट्री आप क्या दे रही, आपका क्या कर रही है? एंटी ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्रोटेक्शनिज्म पे जा रही है। क्या जा रही है? प्रोटेक्शनिज्म पे जा रही है। जैसे अफ्रीका ने, जैसे अमेरिका ने बोला, यूएस ने बोला मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उससे क्या होगा? मतलब डोमेस्टिक वो करना है तो मतलब बाहर से मत मंगो। ऐसे इंडिया ने बोला आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, वही सेम चीज है, ठीक है। अगला अगला देखते हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक ब्राइड कमीशन ऑफ यूनेस्को। अब देखो ये था बाउंसर, ठीक है, 2016 का है, और इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? मैक ब्राइड कमीशन ऑफ यूनेस्को। भाई कोई ना कोई तो न्यूज में रहा होगा, मुझे नहीं पता, आप देख लो, AI कर लो, गूगल कर लो, कि मैक ब्राइड कमीशन ऑफ यूनेस्को। हमें बेसिकली यूनेस्को पढ़ना है, ठीक है। तो उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन रही होगी जो उस टाइम न्यूज में होगी, तो क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन 2017 में आया, इकोसोक पे आया हुआ है। इकोसोक, व्हाट इज इकोसोक? UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पे आया, फिर दोबारा से WTO पे आ गया। WTO पे भर भर के आता है भाई, ठीक है। फिर यूनेस्को पे आ गया दोबारा, उससे पहले भी यूनेस्को पे आया था, इस पे दोबारा यूनेस्को पे आ गया। फिर WHO पे आ गया। तो एकदम बिल्कुल सेंस बनती है, क्या सेंस है? कोविड आया था इस साल, तो WHO पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे करके अपने रीजनल ग्रुपिंग, रीजनल, ग्लोबल या बायलैटरल सारी की सारी कवर कर ली। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। देखो बात ऐसी है, सारे क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, कॉकटेल बन के आता है, जूस बन के आता है, लेकिन मैंने अलग अलग सेग्रेगेट करने की कोशिश की है, ताकि अपन अलग अलग हेडमेन को देख सके। तो अगला 17 का क्वेश्चन है कि ये डायस्पोरा पे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन डायस्पोरा पे आया कि डायस्पोरा कहाँ का? इंडियन डायस्पोरा साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन डायस्पोरा हो गया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब समझ गए ना, कौन कौन सी कंट्री? आसियान वाली, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह, मलेशिया वाला। दूसरा क्वेश्चन 20 में दोबारा क्वेश्चन है, इंडियन डायस्पोरा रोल टू प्ले कहाँ पे? अमेरिका में, और कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज में। वहां पे क्या रोल है? तो बेसिकली हम जब डायस्पोरा पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह का पढ़ेंगे। यूएस में जो डायस्पोरा इंडिया का, उसके अलग इश्यूज है, यूरोप में उसके अलग इश्यूज है, अफ्रीका में उसके अलग इश्यूज है। अभी जो वेस्ट एशिया वाले पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी वो हमारा 90 लाख डायस्पोरा फंसा हुआ है वहाँ पे। ना केवल भाई हमें सिर्फ हमारा तेल का इशू नहीं हो रहा वहाँ पे, हमारा 90 लाख लोग वहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे जैसे साउथ ईस्ट एशिया का आ गया। अगला क्वेश्चन है 2023 में, जैसे इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। ये पूरा का पूरा वेस्ट बोल दिया। वेस्ट मतलब ये आपका अमेरिका, मतलब यूएस, कनाडा एंड यूरोप वाला हो गया, ठीक है। इसका देखो, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, और ये सोसाइटी, तो सबका सब देखना है इसका, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब कैसे ये इम्पेक्ट करता है वहां की और यहाँ की, इंडिया की क्या सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ, है ना। मैं इसको सेफ बोलता हूँ। खैर, तो 2025 का क्या क्वेश्चन है? अभी 25 का रिसेंट क्या क्वेश्चन है? विद द वेनिंग ऑफ विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड इज बिकमिंग साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। बेसिकली यही है कि भाई ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पे कब चढ़ा था? 1990s में चढ़ा था, 1990s में। अब सबने ग्लोबलाइजेशन के मजे लिए, अमीरों को ज्यादा मजे हुए, यानी कि वेस्ट और यूरोपियन को ज्यादा मजे हुए। बट उसके साथ ये ना ग्लोबलाइज मतलब हुआ, देखो समझना बात को, क्या हुआ कि ये वेस्ट है, वेस्ट मतलब आपका यूएस हो गया और यहाँ पे यूरोप हो गया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनको नए मार्केट मिले, अफ्रीका में मिला, एशिया में मिला,
और इनके मतलब इनको खूब मजे आए, जो पहले इनको कॉलोनाइजेशन होते थे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ से है ना, यहाँ से लोग जाने लग गए और इनके यहाँ पे दिक्कत होने लगी। तो दिस इज द अब और दूसरा कि अब हर कोई प्रोटेक्शनिज्म पे चला गया। तो इन द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोविड कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग, पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब ये वाला 1990s के बाद वाला, इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म। अब हर कोई अपने जो है अपने जैसे सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट चला रहा है। जैसे इंडिया ने बोला आत्मनिर्भर, हमें हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बाहर से क्यों इंपोर्ट करें। ऐसे यूरोप में है कि हम बाहर से इमिग्रेंट्स को बुलाएंगे, वो यहाँ पे रेडिकलिज्म फैलाएंगे, क्यों बुलाएं। तो सबका अपना अपना एक नेशनलिज्म का वो हो गया। तभी आप देखोगे जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 10 साल से, जो राइट विंग पार्टीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड जो राइट विंग पार्टीज हैं वो ज्यादा मशरूम कर रही है, ज्यादा पावर में आ रही हैं। ये क्वेश्चन 25 में इसलिए आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 का। तो अगला क्वेश्चन क्या था, ये दो क्वेश्चन आए थे 25 में, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। द रिफॉर्म प्रोसेस इन द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड यूएन की बात की गई है, रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एंड इंटेंगलमेंट ऑफ यूएस वर्सेस इंडो चाइना अलायंस, रसो चाइना अलायंस, एग्जामिन एंड क्रिटिकली इवेलुएट द ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशन इन दिस रिगार्ड। यूएन की बात की गई है, यूएन में जो रिफॉर्म प्रोसेस है, जैसे यूएनएससी का ही है, उसमें सीट नहीं मिल रही है, उसके अलावा वीटो लगाने वाली प्रॉब्लम है, मतलब यूएन में जो जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये क्यों अनरिजॉल्व है, क्यों अनरिजॉल्व है, इसका रीजन किसको बताया, एक तो ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट मतलब वेस्ट पूरा, यूएस एंड यूरोप का पूरा उनका डोमिनेंट ज्यादा है, एक तो ये, और दूसरा यूएस वर्सेस रशिया चाइना का अलायंस बन गया। एक तो दो प्रॉब्लम चल रही है, एक तो वेस्ट वर्सेस ईस्ट हो रखा है, ठीक है, एक जो है यूएस वर्सेस रशिया और चाइना का न्यू अलायंस बना हुआ है, क्योंकि रशिया थोड़ा वीक हो गया, चाइना एमर्ज कर रहा है, दोनों मिलकर टक्कर दे रहे हैं इसको। एक और इसमें इशू बना हुआ है क्या, नॉर्थ वर्सेस साउथ की, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्री आती है, ग्लोबल साउथ में सारा अफ्रीका एशिया इंडिया चाइना इंक्लूडिंग ये सब चीजें आती है, ठीक है, इन दिस रिगार्ड। अब नाउ एग्जामिन एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट किसको करना है, ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशन इन दिस रिगार्ड, कि जो ईस्ट वेस्ट वाली पॉलिसी है वगैरह वगैरह इसको कन्फ्रंट करना है, ठीक है। चलिए, तो मतलब ये क्या पॉलिसीज हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड अपने ऊपर हेडेक समझते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड को, तो उनको जो खैरात के रूप में देते हैं, वो सब चीजें आप लोग को एनालाइज करनी है। चलिए, इसमें एक अगली हेडिंग है इंडियाज रिलेशन विद द अदर कंट्री। अदर कंट्री में रिलेशन की बात करें तो जैसे जापान के साथ, देखो ये है जापान के साथ, कि इंडिया का रिलेशन जापान के साथ, क्या क्वेश्चन है 2013 में था, इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान व्हाइल ग्रोइंग इन द रिसेंट ईयर आर स्टिल बिलो पोटेंशियल, कि भाई जितना पोटेंशियल होना चाहिए उतना पोटेंशियल हमारा नहीं है टाइज के साथ, तो कैसे बढ़ाएंगे वो देखना, ठीक है। इलुसिडेट द पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स इन विच इनोवेटिंग, तो ये कौन सी पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स है जो हमें जापान, देखो इंडिया के साथ और जापान के साथ हमारा मधुर संबंध है, लेकिन ये संबंधों से हमें फायदा क्यों नहीं हो रहा, ये संबंध जो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे क्यों नहीं जा रहे, सोसाइटी वाइज, इकोनॉमी वाइज, पॉलिटी वाइज, तो वो हमें देखना है लार्जली पॉलिटी इकोनॉमी वाइज, ठीक है, कि हमें इतना फायदा क्यों नहीं हो रहा। और अब जो, क्योंकि 13 का क्वेश्चन है, आज 27 में आता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि बहुत सारा फायदा हुआ यार, हमको बुलेट ट्रेन दी है, ये दी है, वो दी है, काफी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2015 का 17 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज प्रो एंड कॉन्स। सिंपल, देखो ये 10 साल बाद दोबारा क्वेश्चन आया अफ्रीका का, या ये पैटर्न है यूपीएससी का, ठीक है। अपने क्या जो इंडिया का इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है अफ्रीका में, उसके अपने प्रो एंड कॉन्स है। इसमें एक प्यारा सा पूरा अफ्रीका का डायग्राम बना दोगे ना, प्री के टाइम मैंने आपको 55 जितने भी देश है सारे के सारे याद करवाए थे, पूरा एक प्यारा सा डायग्राम बना दोगे, मेन मेन कंट्री के साथ बता दोगे, अब साउथ अफ्रीका के साथ ये अपना इंडिया का चल रहा है, घाना के साथ ये चल रहा है, इजिप्ट के साथ ये चल रहा है, एग्जाम में को मजा आ जाएगा। चलिए, फिर बात करते हैं 2018 में 9 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडियाज रिलेशन विद इजराइल। देखो ये जापान का आ गया, ये अफ्रीका का आ गया, इजराइल है ऑफ लेट मतलब गड़बड़ हुई। लेट क्यों हुआ, कि पहले जब इंदिरा गांधी का एरा था या उसके बाद वाला एरा था, हम यासर अराफात, जो पहले यासर अराफात को इंदिरा गांधी का भाई कहा जाता था, मुंह बोला भाई टाइप, तो उस टाइम तक है ना हम पैलेस्टीन के कोज के ज्यादा साथ थे, और इसराइल के साथ हमारा ना के बराबर जो है वो था। अब जो है इसराइल के साथ हमारा ज्यादा है, तो ऑफ लेट मतलब दे रहा है, दुरुस्त है। अक्वायर्ड डेप्थ एंड डाइवर्सिटी, अब ये दोनों वर्ड को ध्यान से देखना, डेप्थ एंड डाइवर्सिटी की, डेप्थ भी हुई है, हमारी चीजें बढ़ी भी हैं, एंड डाइवर्सिटी भी, नॉट ओनली मतलब डिफेंस फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, और पॉलिटी के फील्ड में, डायस्पोरा के फील्ड में, हमारे हेल्थ में हमारी नर्सेज वहां पे जाती है, तो डाइवर्सिटी भी आई है, विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक। अब रोल बैक नहीं कर सकते, क्यों बोला गया कैन नॉट बी रोल्ड बैक, का मतलब यहाँ पे कि इसराइल पंगे करता है वहां पे ना, फिर भी हम इन चीजों को रोल बैक नहीं कर सकते, तो हमें जो है इसराइल को समझाना पड़ेगा। अगेन वो डायग्राम जो मैंने बताया था कि हमें मीडिएटर पॉलिसी वगैरह करनी पड़ेगी, सबके इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, वो सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। चलिए, देखो भैया स्ट्रेटेजी की वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे, है ना।
स्ट्रेटेजी की वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और क्या बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े नोट्स मटेरियल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर मान लो कॉलेज का एग्जाम और एक सीनियर को दूसरे जूनियर को पढ़ाना है, तो यही एक तरीका होता है भाई, रट लो, समझ लो और मार्क्स लेके आओ, बात खत्म। चल, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, और मॉडल आंसर में आपको बेस्ट आंसर मिल जाएंगे। मॉडल आंसर में हो सकता है बेस्ट आंसर, क्या वो कॉपी कर सकते हो, ये रियल टाइम सिचुएशंस अपने पास, ये रियल टाइम सॉल्यूशन है, ऐसे समझना है, और मॉडल आंसर से भी बेटर मैं आपको मटेरियल दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये हो गया अफ्रीका। देन अगला इजराइल हो गया, देन अगला हाँ इंडिया यूएस आर टू लार्ज डेमोक्रेसी, दो लार्ज डेमोक्रेसीज है, इंडिया एंड यूएस, एंड एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन व्हिच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। दोनों के कौन से टेनेट्स है जिन पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड है। एक्चुअली ज्यादातर ये क्वेश्चन ना, ये आईआर का ही है वैसे तो, लेकिन ये इट हैज टू कंपेयर द डेमोक्रेसीज या टेनेट्स वगैरह, किस किस पे हमारे रिलेशन बेस्ड हैं। तो हमारी जैसे सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब है, उन पे है, ठीक है। तो सब देखना ही अपने को। 2019 में 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। ये जब क्वेश्चन आया था, तो इंक्लूडिंग मी, मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, यार ये क्या बकवासी चीज पूछ ली, कि इसने पूछा है कि फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। अब यार सेकुलरिज्म आया कहाँ से, फ्रांस से आया, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि यार ये मतलब कैसा क्वेश्चन दे दिया यार, इतना भी अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं बताना होता है कि मतलब आप फ्रांस सीखेगा इंडिया के सेकुलरिज्म से। बट जब मतलब मेरे बड़े भाई ने जब मेरे को क्वेश्चन एनालाइज करवाया, तब मेरे को समझ में आया कि भाई ये क्वेश्चन सही है, कि फ्रांस को ही सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख लो, समझना, ये वेस्टर्न सोसाइटी है, यूरोपियन सोसाइटी है, ये इंडियन सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी 2000 साल से क्या जी रही है, डाइवर्सिटी जी रही है। हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी मतलब थोड़े बहुत छुटमुट चीजें होती हैं, बट हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी की बहुत रिस्पेक्ट है। डाइवर्सिटी हमारे मतलब हमारे वे ऑफ लाइफ में है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितने 6 रिलीजन्स है, हमारे यहाँ पे इतने टाइप की लैंग्वेजेस है, इतने सारे रीजन्स है। मतलब डाइवर्सिटी के हिसाब से इंडिया इज अ मिरेकल, इंडिया इज अ मिरेकल। कितने लोगों ने कहा था कि इंडिया तो चल ही नहीं पाएगा 75 साल में, नॉट ओनली सर्वाइविंग बट थ्राइविंग ऑल्सो। अब सेकुलरिज्म इन्होंने दिया, लेकिन बात यह कि इनकी सोसाइटी कैसी थी, होमोजीनियस सोसाइटी थी। होमोजीनियस सोसाइटी थी, ये बाहर जाते थे, लोगों को लूट पीट के लाते थे, और पूरी यूरोप की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड में सिर्फ इंग्लिश लोग हैं, फ्रांस में सिर्फ फ्रेंच लोग हैं, जर्मन में सिर्फ जर्मनी में जर्मन लोग हैं, इटली में इटालियन लोग हैं। ये सारे के सारे लूट पीट के लाते थे और अपनी सोसाइटी चला रहे थे। बट क्या हुआ, 1940 मतलब वर्ल्ड वॉर 40s के बाद में, वर्ल्ड वॉर के बाद में, इनकी जो कॉलोनीज थी, वहां से लोग इनके देशों में आने लगे। जैसे यूके में जो है, अब यूके में बांग्लादेश के लोग जाएंगे, पाकिस्तान के लोग जाएंगे, इंडिया के लोग जाएंगे, जाएंगे भाई, उनका अधिकार है, हम पे राज क्यों करके गए थे। ऐसे फ्रांस में अफ्रीका के लोग आएंगे, जाएंगे भाई। अब ये जो लोग हैं अपने वे ऑफ कल्चर लेके जा रहे हैं अपने साथ साथ, क्योंकि भाई थोड़ा सा मतलब रेडिकलिज्म भी लेके जा रहे हैं अपने साथ साथ ये, ठीक है। जैसे इस्लामिक रेडिकलिज्म, सिख रेडिकलिज्म, या अफ्रीकन वाला जो भी है। तो अब इनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इनसे झेला नहीं जा रहा, अब इनसे संभाला नहीं जा रहा। कि अब जैसे फ्रांस है, फ्रांस में 3 या 4% पॉपुलेशन है इस्लाम की, ठीक है। लेकिन उनका वे ऑफ लाइफ है ना, इनसे संभाला नहीं जा रहा, ठीक है। कभी बुरके बैन कर रहे हैं, इस वजह से राइट विंग की वहां पे गवर्नमेंट वगैरह बन रही है। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को, अब पढ़ो कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म। अब बताओ भाई, फ्रांस को क्या सीखा जा सकता है, अब सोचना इस बारे में आप, ठीक है। क्या फ्रांस को सीखना पड़ेगा, हम तो इतना सा 2000 साल मतलब जितनी सी बात पे वहां दंगे हो जाते हैं, इतने तो हमारे गांव मोहल्लों में डेली होते रहते हैं। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को देखना है। तो अगला क्वेश्चन 2019 का है, 9 नंबर का, कि ये क्या बोलते हैं, इंडिया जापान वाला है ना, स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशन, तो जापान पे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो उधर आया था, उससे जो पहले आया था, वो आया था कि बिलो पोटेंशियल है, और यहाँ पे दोबारा रिपीट होकर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप पीडीएफ में देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट फ्यू डिकेड वॉर ऑफ एशिया, और अब जो अफ्रीका वाले होने वाले, इंडिया का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। ये अपन ने कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन है 2019 में 20 नंबर का, कि व्हाट इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन इनटू द टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, है ना। दैट वाशिंगटन स्टिल अनेबल टू। तो ये जब यूएस के कराऊंगा सारे एक साथ दूंगा मैं आपको, तो यूएस का क्वेश्चन है। अगला जुडिशियल सिस्टम पूछा है किसका, एक्चुअली गवर्नेंस पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंडिया यूके का कंपेयर करवाया मैंने, आईआर में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है ये, वहां का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2020 में 20th नंबर का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यू, अगेन वही जो डिफेंस डील का क्वेश्चन है वो आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अब रिपीटेशन चलेगा, लेकिन बेसिकली आप बात समझ गए ना। जैसे इंडिया, ये यूएस का हो गया, ये अफ्रीका का हो गया, ये जापान का हो गया, ये यूके हो गया, ये यूएस डील रशिया डील के ऊपर हो गई। उसके बाद ये इक्वलिटी ऑफ, ये यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करवा लिया फिर से, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस का, क्योंकि इलेक्शन हुए थे 2022 में, तो वोट कंपेयर करवा लिया। ऐसे 2024 में क्वेश्चन आया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का क्वेश्चन आया, ठीक है। और वही 18 में एस्काबाद करके एग्रीमेंट हुआ था, तब आया था, रिपीट हो गया। मतलब बहुत बेसिक सी थीम्स है। ऐसे ही देखो, ये 25 में क्वेश्चन आया था, ये मैं बता रहा था ना आपको। 15 में क्या क्वेश्चन आया था,
इंडिया अफ्रीका का क्वेश्चन आया था 15 में। एग्जैक्टली 10 साल बाद क्या आ गया, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। ठीक है, ये डिजिटल पार्टनरशिप के ऊपर आ गया। ठीक है, मतलब एकदम स्पेसिफिक आ गया, क्योंकि अब यूपीएससी के पास क्वेश्चन खत्म हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। अगर बात करें तो फॉरेन पॉलिसी में देखो गुजरात डॉक्ट्राइन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम मौसम पे क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ये वो था, काउंटर था। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ इंडिया, हाँ लुक ईस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद एक्ट ईस्ट हो गई अब हमारी। ठीक है, उसके अलावा इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, एनर्जी एनर्जी पॉलिसी पे, इंडिया की एनर्जी पॉलिसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा बात करें द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज ए लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन, यानी कि ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया। ये क्वेश्चन एक नया डेवलपिंग क्वेश्चन है, इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आया, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी पे, है ना, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का तो पार्ट था ये कि जब हमें पाकिस्तान को साइडलाइन करना था तो हमने सार्क को साइडलाइन किया और बिम्स्टेक को ज्यादा इज्जत दी। फिर अगला क्वेश्चन है, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्कस डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली इंडिया की क्या बात कर रहे हैं, एनर्जी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो ऊपर भी एक आया था, ये वाला भी आया था और ये वाला भी आया था। तो आपको बेसिक बेसिक थीम जो अभी तक पता चल गई होंगी, बाकी पीडीएफ को खुद से एनालाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये एनर्जी सिक्योरिटी का दोबारा एक लास्ट क्वेश्चन 25 में जो आया हुआ था कि देखो ध्यान से पढ़ना है इसको, 25 का क्वेश्चन है। एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अगेन रिपीट क्वेश्चन 19 के बाद, है ना, एंड इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवर आर्चिंग इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट कंट्री। वही मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या हमारी एनर्जी पॉलिसी, तो उसको अच्छे से पढ़ना है हमें। फिर बात करते हैं अगला, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसी, फोरा वगैरह। अब जो देसी वाला जो मैं आपको बता रहा था ट्रिक, देसी वाली ट्रिक आई, मतलब इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। किसी भी दो कंट्रीज के बीच में हमेशा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसे ही आपको जब डीएम बनोगे तो आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लेके आना है, कि कहीं बाढ़ आ गई तो आप ऐसे नहीं कि अपने पॉकेट से वो राजा जी की तरह धान लुटाते फिर नहीं। यू शुड हैव एन इंस्टीट्यूशन, कि आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड्स होने चाहिए सबके वगैरह वगैरह, उस टाइप से चीज़ों को देखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर मैंडेट, जैसे ये था, ये अलग से कुछ क्वेश्चन थे मैंने यहाँ डाल दिए, कि जैसे कोस्मो ये वाला, ये आईएमओ इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का था जैसे एक क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ कहीं फिट नहीं हो रहा तो मैंने यहाँ डाल दिया। ऐसे ही 24 में एक क्वेश्चन आया था, काउंटर टेररिज्म कमेटी। एक्चुअली क्वेश्चन जैसे सिक्योरिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ का क्वेश्चन है, बट ये जीएस 2 में पूछा तो इसको आईआर का बना दिया अपन ने, कि टेररिज्म हैज बिकम significant threat to global peace and security, evaluate the effectiveness of the United Nations Security Councils, यूएनएससी का एक ये है सीटीसी। ठीक है, एंड इट्स एसोसिएटेड, तो ये सारा का सारा आपको करना है। ठीक है, इस टाइप से आपको देखना है, कैसे देखना है, और पीडीएफ आपको मैंने वहां पे बता दी है। ठीक है, पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम के लॉकर के अंदर, आईआर के लॉकर में आपको सब मिल जाएगा। कहाँ पे, आईआर में, फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत में जो आईआर का लॉकर होगा उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो अभी तक जो है आपको सीक्वेंस में क्या देखना है, एक तो जीएस 2 का सिलेबस मैंने किया हुआ है, जीएस 2 का सिलेबस वो आईआर के लॉकर में, उसमें सिर्फ आईआर वाला पार्ट देख लेना। दूसरा जो है आज का वीडियो देख लेना, और तीसरे से अपन जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे इंडिया यूएस बताऊंगा, नेबरहुड्स का बताऊंगा, और कैसे उसके नोट्स बनाने हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको फटाफट कर लेनी है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सब समझो भाई, जल्दी से जल्दी समझ लो, और फिर जो आपको किस पे आना है, आंसर राइटिंग पे आना है ना। ऐसे कब तो मतलब ये आपके आपके हाथ में, आप चाहे है ना इस प्रिपरेशन में 2 साल 3 साल, है ना, 3 साल 2 साल 4 साल निब्बा निब्बी बन के रह लो, बच्चे बन के रह लो, या जल्दी से जल्दी है ना, जो प्रोसेस है कि सबसे पहले सिलेबस को याद किया समझा, फिर पीवाईक्यू देखे, फिर कंटेंट पढ़ा, फिर आंसर राइटिंग की, और फिर इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गए। जल्दी से जल्दी प्रो बन जाओ। आई बात समझ में? तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को एक बार फिर से, और एथिक्स का अपना साइड में चल ही रहा है, ये आईआर का भी मतलब मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं करवा रहा हूँ, फिर जीएस 3 का भी कराऊंगा। ऐसे चलते जाइए, और जितना हो सके पढ़िए, और एक तरीके से पढ़िए, टाइम कम लगेगा, टाइम कम वेस्ट होगा आपका, और आप जल्दी से जल्दी फ्यूचर आईएएस से एक्चुअल आईएएस बन जाएंगे। थैंक यू।